ड्रैगन स्लेयर एकेडमी एक ऑनलाइन गेम है जहां खिलाड़ी कई एडवेंचर्स के जरिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन के बाद खिलाड़ियों को ड्रैगन जैसे खतरनाक बॉस मॉन्स्टर से लड़ना होता है। इस गेम के मेन किरदार किम हो की एक बहुत ही खास और वैल्यूबल भूमिका है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेयर है। फिलहाल वो 3 एस रैंक प्लेयर्स के साथ एक डंजन में है जिन्हें उसने खुद एस रैंक तक पहुंचने में मदद की थी। डंजन खूंखार राक्षसों से भरा है जो किसी भी समय उन्हें खा सकते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से नाइटमेयर की एक और हॉर्ड निकलती है। हजारों मॉन्स्टर्स के सामने 4 इंसान। ये सिचुएशन होपलेस लगती है। मॉन्स्टर्स अपने शिकार पर दावत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ली सीयू आगे बढ़ती है। वो एक सेंट क्लास एस रैंक प्लेयर है। वो अपनी पार्टी को एक सुनहरी रोशनी से ढक देती है जो दुश्मनों को अंधा कर देती है। इसका फायदा उठाते हुए होंग यान ए, जो रूबी टावर मास्टर है और एस रैंक भी है, राक्षसों की ओर आग के गोले छोड़ती है। उनके बगल में एक विशालकाय सांप चुपके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। ब्लैक नाइट एस रैंक प्लेयर को यूएन उसकी ओर दौड़ता है और उस विशालकाय सांप को 2 टुकड़ों में काट देता है। चंद मिनटों में तीनों हाई टियर प्लेयर्स डंजन को ऐसे साफ कर देते हैं जैसे कि एकेडमी का कोई आम रूटीन एक्सरसाइज हो। जब वो ऐसा कर लेते हैं तो किम हो उन्हें अगले चैम्बर में ले जाता है। बेशक बेस्ट प्लेयर बनने के लिए लेवल अप करना कूल है, लेकिन किम हो को इस गेम की वो खास सिस्टम सबसे ज्यादा पसंद है जिसकी वजह से उसे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेयर की पहचान मिली है। यह है रेज अ हीरो सिस्टम। इस सिस्टम में वो एकेडमी से एक बिगनर एनपीसी को ले सकता है और उसे एस रैंक का हीरो बना सकता है। ठीक अभी की तरह किम्हो को चैम्बर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिलिक मिला है जिसका नाम है ट्रू ब्लड स्टोन, जो वैम्पायर क्लास को एक रैंक आगे बढ़ाता है। वो अपनी एक फॉलोअर कार्मेला को बुलाता है और रिलिक ले लेता है। वो स्टोन उस वैम्पायर को दे देता है। उसे कंज्यूम करने के बाद कार्मेला एक एस रैंक वैम्पायर क्वीन बन जाती है। उसकी हाईएस्ट स्टेटस पर पहुंचने के साथ किम्हो ने अभी अभी अपना 1000वां एस रैंक हीरो बनाया है। किम्हो गेम से लॉग आउट करता है और एक जोरदार स्ट्रेच करता है। अब जबकि उसने अपना 1000वां हीरो पूरा कर लिया है, तो अब आगे क्या? हालांकि सपोर्ट प्लेयर के रूप में अपनी सफलता से वो खुश है, लेकिन उसे खालीपन भी महसूस हो रहा है क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करता है। उसने हर क्लास में कई एस रैंक हीरो को बड़ा किया है, तो शायद अगली बार लॉगिन करने पर वो मीडियोकर रैंक वाले हीरोज को बड़ा करने की कोशिश कर सकता है। तभी उसे गेम से एक क्यूरियस और अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आता है। जब वो उसे खोलता है तो वो एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा है कि 1000 एस रैंक ग्रेजुएट्स को बड़ा करना एक ऐसा कारनामा है जो किसी और ने नहीं किया है। इस वजह से एक स्पेशल क्वेस्ट अवेलेबल हो गया है और वो क्वेस्ट है दुनिया को तबाह होने से रोकना। इसकी डिफिकल्टी एक्स रैंक है और इसके साथ एक वार्निंग भी है कि ये एक रीइंकारनेशन क्वेस्ट है। किम्हो ने कभी इस तरह के क्वेस्ट के बारे में नहीं सुना था और इसका एक्स रैंक होने से वो सोचता है कि उसने पहले सोचा था कि गेम में एस सबसे हाईएस्ट रैंक है। इस क्वेस्ट का दिखना ये बताता है कि एक्स रैंक के आइटम्स, स्किल्स और सबसे जरूरी हीरोज को ट्रेन करना भी है। क्या ये गेम का नया कंटेंट है? अगर हाँ, तो किम्हो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। बेशक वो इसे एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ पर क्लिक करने के बाद गेम प्रॉम्प्ट दिखाता है कि क्वेस्ट तुरंत शुरू हो रहा है। एक पल बाद किम्हो कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो खुद को एक बहुत ही familiar फॉरेस्ट के अंदर पाता है। वो गलत नहीं हो सकता। ये वही फॉरेस्ट है जो ऑनलाइन गेम ड्रैगन स्लेयर एकेडमी के अंदर है। तो नए क्वेस्ट का रीइंकारनेशन वाला हिस्सा रियल है और उसे सच में गेम के अंदर डाल दिया गया है। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। आसपास देखते वो पहचानता है कि वो उस ट्यूटोरियल फॉरेस्ट में है जहां सभी खिलाड़ी शुरुआत से शुरू करते हैं। वो अपना स्टाटस विंडो चेक करता है और सच में उसके पास कोई स्किल, ट्रेट या इक्विपमेंट नहीं है। तो गेम ने उसे अपनी दुनिया के अंदर रीइंकारनेट कर दिया है। उसके सारे जमा किए गए एक्सपीरियंस को 0 पर रीसेट कर दिया है, वो भी बिना किसी पर्क्स के। तभी जैसे कि गेम ने उसकी कंप्लेंट सुन ली हो, स्टेटस विंडो बदल जाती है और उसे ये बताती है उसे रीइंकारनेशन क्वेस्ट के लिए पर्क्स दिए गए हैं। उसने ये चीज़ें हासिल की हैं: ट्रेट्स, कॉपी और फ्रैंक मोनार्क, और स्किल्स, कॉपी और फ्रैंक एम्प्लीफिकेशन। तो पर्क्स हैं, किम्हो खुद से कहता है। और हालांकि रैंक्स लो हैं, उससे पूरा भरोसा है कि वो उन्हें ग्राइंड करके ऊपर ला सकता है। वो समझता है कि ये फेयर है, लेकिन गेम कम से कम उसे एक और बफ तो दे सकता था। एक नई विंडो आती है, लेकिन बफ्स की जगह ये उसे पहला ट्यूटोरियल क्वेस्ट दिखाती है। ऑब्जेक्टिव है 10 मिनट तक जिंदा रहना। एक बार पूरा होने पर उसे ड्रैगन स्लेयर एकेडमी न्यू स्टूडेंट किट मिलेगा। टाइमर पहले से ही नीचे चल रहा है। किम्हो के लिए ये नॉर्मल है। हर खिलाड़ी इस ट्यूटोरियल क्वेस्ट से शुरू करता है और उसे याद है कि उसे सिर्फ लो लेवल मॉब से भागना होता है। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो है भारी भरकम कदमों की आवाज़ जो आ रही है, और ये मॉब्स की तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने हॉरर में जब वो ऊपर देखता है तो उसे 2 ड्रैगन्स एक दूसरे से लड़ते हुए दिखते हैं। ब्लू ड्रैगन ने रेड ड्रैगन का गला पकड़ लिया है। वो भागता है, ये समझने की कोशिश करता है कि वो ट्यूटोरियल में इतनी जल्दी 2 एस रैंक बॉस से क्यों निपट रहा है।
क्या ये एक्स क्वेस्ट का पार्ट है? फिलहाल सबसे अच्छी मूव है छिप जाना। रेड ड्रैगन ने पहले से ही आग के मैजिक सर्कल्स बनाए दिए हैं जो सब अपने दुश्मन पर एम किए गए हैं। किम हो सोचता है कि अगर वो उस तरह के हमले में फंस गया तो वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वेट, ये इसके लिए कॉपी का इस्तेमाल करने का परफेक्ट मौका है। ऐसा करने के लिए उसे किसी स्किल या ट्रेड के एक्टिवेट होने के पल को पूरी तरह से देखना होगा, और ऐसा करने के लिए उसे टारगेट के नाम और रैंक को सही सही पहचानना होगा। किम्हो को एक सेफ जगह मिल गई है जहां से वो रेड ड्रैगन की भयानक फायर पावर और ब्लू ड्रैगन के उसे ब्लॉक करने के तरीके को देख सकता है। उसके लिए ऐसा करना आसान है क्योंकि उसने इसे अनकाउंटेड टाइम्स किया है। असल में एक नई विंडो खुलती है जो उसे बताती है कि उसने सक्सेसफुली ब्लू ड्रैगन के ट्रेड को अपने स्लॉट में रजिस्टर कर लिया है, जो कि है एलिमेंटल रेजिस्टेंस एस रैंक। ये ट्रेड सभी एलिमेंटल डैमेज को बहुत कम कर देता है, और किम्हो के लिए इतनी जल्दी स्टेज पर ऐसा ट्रेड हासिल करना रिमार्केबल है। उसे स्किल भी अच्छी लगती, लेकिन मैना इंजन के बिना वो अभी कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकता। फिलहाल वो एस रैंक ट्रेड पाने से ही संतुष्ट रहेगा। फिर वो पीछे की ओर हवा बहती हुई महसूस करता है और उसे पता चलता है कि दोनों ड्रैगन्स ब्रेथ अटैक यानी अपनी अल्टीमेट मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। वो फिर से भागता है, ये जानते हुए कि एलिमेंटल रेजिस्टेंस के साथ भी वो इस डिस्ट्रक्टिव पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रेड ड्रैगन आग की एक स्ट्रीम छोड़ता है जबकि ब्लू ड्रैगन बिजली की बड़ी बड़ी फ्लैशेस छोड़ता है। दोनों ड्रैगन ब्रेथ्स टकराते हैं, सब कुछ सफ़ेद रोशनी में बदल जाता है और अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ देते हैं। लेकिन फाइनली उसके ट्यूटोरियल क्वेस्ट का टाइम पूरा हो जाता है, जिसे उसने कंप्लीट कर लिया है, और अब उसे अपना न्यू स्टूडेंट किट मिल रहा है जिसमें एक यूनिफॉर्म, स्टूडेंट आईडी और एक ट्रेन टिकट है। किम्हो का अगला क्वेस्ट ड्रैगन स्लेयर अकेडमी के लिए ट्रेन में बैठना है। ट्रेन स्टेशन पर कुछ छात्र अपने दोस्तों के साथ आखिरी मिनट की बातें कर रहे हैं, जबकि कुछ पहले से ही ट्रेन के अंदर हैं। गोहान वू नाम का एक खास छात्र एक कंपार्टमेंट में घुसता है और दूसरी तरफ बैठी एक लड़की से पूछता है कि क्या वो दूसरी सीट ले सकता है। सौ याइन नाम की वो लड़की अभी अभी अपनी नींद से जागी है, जिससे हानवू फ्लस्टर्ड हो जाता है। तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है और किम्हो अंदर आता है। वो पूछता है कि क्या कोई सीट खाली है। यान वो हाँ कहता है और बताता है कि लड़की जवाब नहीं दे रही है क्योंकि वो फाइनली उठ गई है। किम्हो लड़की से पूछता है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकती है, जिस पर वो हाँ कहती है। किम्हो अपना इंट्रोडक्शन देता है और याइन भी अपना नाम बताती है, जबकि यानवू इग्नोर किए जाने के बाद आउट ऑफ प्लेस दिखता है। एक कंफ्यूजिंग स्टार्ट के बाद हैनवू को किम्हो और याइन के साथ बैठने का मौका मिलता है। लाइवली लड़का भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और किम्हो को उनके साथ बैठने देने के लिए थैंक्स कहता है। किम्हो सोचता है कि यानवू अपने रिफाइंड। जल्दी ही ट्रेन चलने लगती है और सारे स्टूडेंट्स एकेडमी के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। किम्हो इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचता है, द ड्रैगन स्लेयर्स अकेडमी। ये वो जगह है जहां वो हर बार एक नए हीरो को लाने के लिए वापस आता है। वो इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है, इतना सब कि ये उसके लिए बोरिंग हो गई है। लेकिन इस बार रीइंकार्नेटेड होने की वजह से चीजें अलग लग रही हैं। उसके कंपार्टमेंट के साथी स्टूडेंट्स ह्यूनवू और यान और दूसरे स्टूडेंट्स और ट्रेन स्टाफ सब अनफेमिलियर हैं। गोहान वू को एक टिपिकल स्टेटस विंडो दिखती है जिसमें स्किल्स, ट्रेड्स और रैंक दिखाई देती है। ह्यूनवू के लिए उसकी स्किल का नाम है हेवनली फ्लो विंड सोर्ड स्टाइल, डी रैंक, और उसका ट्रेड है सी रैंक सोर्ट्समैनशिप विथ एन ई रैंक कोर। ये युआन के लिए पूरी तरह से एवरेज है, लेकिन किम हो के साथ ये टोटली डिफरेंट है, जिसका स्टेटस विंडो अनरीडेबल है। उसने जितनी बार इस तरह की स्टेटस विंडो देखी है, उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है, जिससे उसे लगता है कि ये लड़का स्पेशल है, क्योंकि वो इसे और नहीं झेल सकता था। किम्हो युआन से पूछता है कि वो उसे क्यों घूर रही है। यान को एक सलाह याद आती है जो उसे दी गई थी, अगर कोई उसके इंटरेस्ट जगाता है तो उसे उनके साथ नाइस बनने की कोशिश करनी चाहिए। यान ब्रश करती है और किम्हो का जवाब देने के बजाय वो अपना केस निकालती है जिसमें कुकीज़ का बैग होता है और उसे एक कुकी ऑफर करती है। हालांकि सरप्राइज्ड हुआ, किम्हो एक कुकी दे लेता है। वो पूछता है कि क्या ये होममेड है, जिस पर वो हाँ कहती है। हालांकि उनका स्वाद प्रिटी एवरेज होता है। ह्यूनवू को देखते हुए किम्हो पूछता है कि उसके बगल में जो सॉर्ड है वो लॉन्ग सॉर्ड है क्या। ह्यूनवू इसकी पुष्टि करता है, कहता है कि ये उसके मार्शल आर्ट्स सेक्ट की एक सैक्रेड रेलिक है। दुर्भाग्य से वो अभी तक इसे सील तोड़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए उसने इसे लपेट रखा है। तब तक उसकी ऑल्टरनेटिव आयरन सॉर्ड ही उसका मेन वेपन रहेगी। उसे अभी तक अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं मिला है। किम्हो को ह्यूनवू में जेन्युइनली इंटरेस्ट है। वो एक स्टर्डियर सॉर्ड सजेस्ट करने वाला होता है जब कंपार्टमेंट का दरवाज़ा फिर से खुलता है और एक सैंडी हेड लड़का सामने आता है जो उन्हें इंटरप्ट करने के लिए टू हैप्पी लगता है। वो पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर उनके साथ हैंग आउट कर सकता है, और हानवू उसे फील फ्री टू स्टे कहता है। किम्हो सोचता है कि ये लड़का इतनी लाउडली बोलता है और फिर भी उन्होंने उसे आते हुए नहीं सुना। उसे लगता है कि वो इस कैरेक्टर को जानता है। वो लड़के से पूछता है कि उसका बिजनेस क्या है। सैंडी हेड लड़का हंसता है, फिर खुद का इंट्रोडक्शन ऐसे देता है जैसे वो किसी एडवर्टाइजमेंट में हो।
लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लाइवली। उसका नाम है शिन ब्योंग छॉल। वो ड्रैगन स्लेयर्स एकेडमी एरेंट सर्विस का मेंबर है। वो सही प्राइस पर उनके लिए एनीथिंग फाइंड कर सकता है और वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जा रहा है। किम हो पूछता है कि क्या ब्योंग चोल सच में एनीथिंग फाइंड कर सकता है, भले ही वो स्कूल रूल्स तोड़े, और ब्योंग चोल प्राउडली क्लेम करता है कि वो कर सकता है। फिर किम हो बताता है कि ब्योंग चोल यहाँ इसलिए है क्योंकि वो ऐसी ही किसी जॉब की वजह से चेस किया जा रहा है। ब्योंग चोल ऑकवर्ड लेता है, शायद वो जितना सोचता था उससे ज़्यादा ऑब्वियस है, जिस पर किम हो कहता है हाँ वो है, उसकी एंग्शियसनेस और खिड़की के बाहर बार बार देखने को पॉइंट आउट करते हुए। ब्योंग चोल कहता है कि वो बाद में सब एक्सप्लेन करेगा, लेकिन फिर कंपार्टमेंट का दरवाज़ा तीसरी बार खुलता है। 4 स्टूडेंट्स दरवाजे पर खड़े होते हैं। सब ने ग्रीन आर्म बैंड पहना हुआ है। पोनीटेल वाली लड़की शियोन ही ब्योंग चोल से एक आइटम हैंडओवर करने की मांग करती है जो उसके पास नहीं होना चाहिए। ब्योंग चोल स्टबन रहने पर उसे बिजली का झटका लगता है। ये पता चलता है कि चुनही एक लाइटनिंग टाइप मेज है और किम हो उससे मिलकर सरप्राइज्ड है क्योंकि वो ऐसे बहुत से लोगों को नहीं देखता। और उसकी लक देखिए, उसकी कॉपी स्किल के लिए स्लॉट खाली है। अपनी आधी खाई हुई कुकी को देखकर वो सोचता है कि एक यूजफुल स्किल लेना वर्थवाइल होगा। ब्योंग चोल जानता है कि ये बैड है क्योंकि वो हेड ऑन फाइट्स में नहीं है। कुकी के फर्श पर गिरने का ध्यान दिए बिना चुनही अपने ग्लव्स पहन लेती है और ब्योंग चोल को डराते हुए कहती है कि उसे जो भी आइटम सरेंडर करना है वो दे दे। अगर वो स्टबन रहा तो उसे सबड्यू करना होगा। वो अपनी फिंगर्स स्नैप करती है और फिर अपनी स्किल को अनलीश करती है, हमिंग बर्ड। बिजली एक हमिंग बर्ड का रूप लेती है और सीधे ब्योंग चोल की तरफ उड़ती है, लेकिन अटैक लैंड नहीं करता क्योंकि एक हाथ उस बर्ड को पकड़ने के लिए बाहर आता है। किम हो ने एक फ्लैश में लाइटनिंग बर्ड को पकड़ लिया है, जिससे चुनही सरप्राइज्ड हो जाती है। उसे लगता है कि ब्योंग चोल का कोई अकॉम्प्लिश है, लेकिन किम हो उसे सही करता है जब वो कंपार्टमेंट से बाहर आता है। वो फर्श पर पड़ी कुकी की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है कि उसने उसे गिरा दिया। पुअर चुनही कंफ्यूज दिखती है, ये नहीं जानते हुए कि किम हो ने सक्सेसफुली उसकी लाइटनिंग एट्रीब्यूट मैजिक स्किल हमिंग बर्ड को एक्वायर कर लिया है। किम हो दोहराता है कि चुनही ने उसका स्नैक फर्श पर गिरा दिया और वो कहता है कि अगर कोई उसका फूड ऐसे रूइन कर दे तो वो भी मैड हो जाएगी। कमिटी का एक और मेंबर, लंबे ब्लैक हेयर वाला लड़का, आगे बढ़ता है और किम हो से हैंड्स ऑन लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। कहता है कि ये फाइट पिक करने का एक पैथेटिक एक्सक्यूज है। वो किम हो को वॉर्न करता है कि जब तक वो नाइस है तब तक एक तरफ हट जाएं। ह्यून वो जो इस कमोशन के कारण रूम से बाहर आया है, उन्हें और भी केयर से एक्ट करने के लिए रिमाइंड करता है। अगर ये एस्केलेट हुआ तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालने से हिचकिचाएगा नहीं। कुछ 10 सेकंड्स बीत जाते हैं जब दोनों साइड्स में स्टैंड ऑफ हो जाता है, जब तक कि चुनही एक वाइज मूव नहीं करती। वो अपने साथी मेंबर को रोकती है और फिर वो किम हो को रूइंड कुकी के पेमेंट के तौर पर कैफेटेरिया से एक डेजर्ट कूपन का प्रॉमिस करती है। जब वो उससे पूछती है कि क्या ये इनफ है, तो किम हो हैप्पीली हाँ कहता है। जहां तक ब्योंग चोल की बात है, किम हो कहता है कि उसकी सिचुएशन उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार किम हो को जो चाहिए था वो मिल गया। उसके पास ई रैंक हमिंग बर्ड स्किल और एस रैंक एलिमेंटल रेजिस्टेंस ट्रेट है। ब्योंग चोल को जल्दी से जैप करने के बाद चुनही आखिरकार आइटम को रिट्रीव करती है। वो स्टेशन अटेंडेंट की विग थी जो ब्योंग चोल ने एज अ प्रैंक स्टोल की थी। किम हो मन ही मन विंस करता है, ये मानते हुए कि ब्योंग चोल उस जैप को डिजर्व करता था। चुनही मुड़ती है और ग्रम्पीली किम हो को ब्योंग चोल से दूर रहने की वॉर्न करती है, लेकिन किम हो चीयरफुली रिप्लाई करता है कि ये डिसाइड करना उसी पर है। और फिर वो उसे टेक केयर कहता है जब वो उन्हें गुड बाय कहता है। डिसिप्लिनरी कमेटी ब्लैक हेड लड़के के साथ चली जाती है, लीविंग देम अ नॉट सो थ्रेटनिंग थ्रेड। जब वो अकेले होते हैं तभी हुनवू ब्योंग चोल से पूछता है कि क्या वो सच में डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स हैं। जैसे कि उसे कभी इलेक्ट्रिक्यूट नहीं किया गया हो, वैसे ही ब्योंग चोल स्माइल करते हुए कंफर्म करता है। कहता है कि केवल बेस्ट ऑफ द एलिट्स को ही मेंबर्स के रूप में चुना जाता है। वो दूसरों को बताता है कि हुमिंग बर्ड का इस्तेमाल करने वाली सॉन्ग चुनही थी, जिससे ह्यूनवू अस्टॉनिश हो जाता है। वो पूछता है क्या वो टोपाज मीस टावर के सॉन्ग फैमिली से हैं, और ब्योंग चोल हाँ कहता है, ये जोड़ते हुए कि चुनहिया थंडर लॉर्ड सॉन्ग जुन की ग्रैंड डॉटर है। इसके अलावा उसके साथ बाकी 3 लोग भी नोबडी नहीं है। क्लीन कट वाला लंबा लड़का जोब है जो फर्स्ट किंग का डिसाइपल है। ब्लू हेयर वाली लड़की हान सोमान है जिसे सॉर्ड इम्प्रेस द्वारा ट्रेन किया गया था। और ब्लैक हेयर वाला लड़का गाम यूएन है जो गोल्डन लोटस पवेलियन का एकमात्र एयर है। वो स्किल के मामले में दूसरों से थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन वो अभी भी कोई ऐसा है जिस पर लुकआउट करना चाहिए। डिसिप्लिन कमेटी मेंबर्स के नामों को रिवील करने के बाद ब्योंग चोल उन्हें गुड बाय वेव करता है और ट्रेन कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। यानवू कहता है कि ब्योंग चोल कितना लाइवली लगता है। फिर वो किम हो की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसने सच में कुकी की वजह से स्टेप इन किया था। किम हो कहता है कि वो बस रेयर लाइटनिंग मैजिक स्किल विटनेस करना चाहता था। यानवू किम हो की बात सुनकर सरप्राइज होता है, हालांकि वो चुनहिया के स्पेल को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहा।
किमहो उससे पूछता है कि वो हमिंगबर्ड के बारे में किमहो उससे पूछता है कि क्या वो हमिंगबर्ड के बारे में कुछ जानता है। हायनवू एडमिट करता है कि उसने इसे पहली बार देखा है। ये इतना फास्ट था कि उसकी आईज मुश्किल से फॉलो कर पाईं, लेकिन वो कह सकता है कि डैमेज करने के बजाय हमिंगबर्ड फोकस्ड कंट्रोल के बारे में है और इसका मकसद एनिमी को इमोबिलाइज करना है। किमहो कहता है कि वो हाफ करेक्ट है क्योंकि दूसरा हाफ स्पेल के नाम से रिलेटेड है। इसे हमिंगबर्ड कहा जाता है क्योंकि ये बर्ड की फ्लाइट की मिमिक्री करता है। इसका परफॉर्मेंस कास्टर की स्किल के आधार पर ड्रास्टिकली वेरी करता है, जिसका मतलब है कि चनहुई की स्किल का उसके स्पेल के माध्यम से एनालाइज किया जा सकता है। पीछे मुड़कर देखते हुए, अगर चनहुई एक सीजन्ड मेज होती तो किमहो के जंप इन करते ही उसकी हमिंगबर्ड ने अपनी मूवमेंट को शिफ्ट कर दिया होता, लेकिन ये सीधे उसके हाथ में उड़ गया, जिसका मतलब था कि उसमें कंट्रोल या रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी थी। हायनवू किमहो के एनालिसिस को सुनकर अमेज्ड हो जाता है। ये सोचना कि एक स्पेल उसके दिमाग में इतना कुछ रिवील कर सकता है। किमहो सोचता है कि शॉन हे के बारे में बस इतना ही नहीं है। जिस तरह से उसने डी रैंक स्ट्रेंथ के साथ एक ई रैंक स्किल को पुल्ड ऑफ किया है वो सिंपल नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके पास एक पावरफुल ट्रेट है या उसमें इमेंस इनेट माना है। जो भी मामला हो, वो थंडर लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर होने पर श्योर लिव अप करती है और किमहो को उसे अपनी रिक्रूटमेंट लिस्ट में ऐड करना होगा। हाइन वो किमहो से इतना कुछ सीखकर हैप्पी है, हालांकि वे अभी अभी मिले हैं। वो इससे फेट कहता है, लेकिन किमहो कहता है कि वो इतनी दूर नहीं जाएगा क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें शेयर करना पसंद है। हाइन वो फेवर वापस करने के लिए फ्यूचर में अपनी हेल्प ऑफर करता है। किमहो कंसिडर करता है और वो इसका एडवांटेज उठाने का फैसला करता है। वो हाइनवू से उसके साथ आने के लिए और एक सिल्वर कॉइन उधार लेने के लिए पूछता है। बाद में दोनों लड़के ट्रेन के एंड पर होते हैं, जहां उन्हें आउट ऑफ ऑर्डर साइन के साथ एक स्लॉट मशीन मिलती है। किमहो एक्सप्लेन करता है कि ये ट्रेन पहले साइट सीइंग के लिए इस्तेमाल होती थी और ये हिस्सा कसिनो था, लेकिन चूंकि क्लीनअप फिनिश नहीं हुआ था इसलिए स्लॉट मशीन वहीं रह गई। हाइन वो बताता है कि ये ब्रोकन है, लेकिन किमहो फिर भी सिल्वर कॉइन डालता है। कहता है हु नोज। शुरुआत में मशीन रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन फिर वो कम टू लाइफ हो जाती है। किमहो कॉन्फिडेंटली लीवर को पुल डाउन करता है, ये जानते हुए कि ये गेम में हिडन इवेंट का हिस्सा है जिसे ब्रोकन लुकिंग स्लॉट मशीन कहा जाता है। अंदर कुछ रोल होता है और एक बॉटल ऑफ वाटर बाहर आती है। सपोजिडली ब्रोकन मशीन से आने वाली कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है। जब हाइन वो पूछता है कि किमहो ने उसे आने के लिए क्यों कहा, तो किमहो एक्सप्लेन करता है कि ये टेक्निकली स्कूल रूल्स का वायलेशन है। स्लॉट मशीन खेलना नहीं, बल्कि उससे मिले आइटम्स। हाइन वो समझता है कि किमहो चाहता है कि वो स्टैंड गार्ड करे, और किमहो कंफर्म करता है कि ये फाइन होगा क्योंकि कमिटी यहाँ नहीं आती है और वे शायद ट्रेन के दूसरी साइड पर है। लेकिन ऐसा लगता है कि किमहो के वर्ड्स जिंक्स्ड हैं, क्योंकि उनके ठीक पीछे हान सोमन है जो पूछ रही हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उन्हें रिमाइंड करती है कि स्टूडेंट्स को स्लॉट मशीन को टच करने की परमिशन नहीं है और उन्हें रूल्स तोड़ने के लिए डिमेरिट्स मिलेंगे। किमहो उसे इग्नोर करता है। इसके बजाय वो हाइनवू से पूछता है कि क्या वो उसे थोड़ी देर स्टॉल कर सकता है। हाइनवू कहता है कि वो ट्राई करेगा। सोमन कौन है ये जानने के बाद उसे कुछ टेस्ट करना है। सोमन उसे बताती है कि अगर वो किसी साथी स्टूडेंट को रूल्स तोड़ने में हेल्प करेगी तो उसे भी डीमेरिट्स मिलेंगे, लेकिन हाइन वो रिस्पेक्टफुली कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्योंकि ये उसका डिसीजन है, जिससे सोमन पाउट करती है। हाइन वो अपनी स्वर्ड निकालता है, फिर सोमन को बताता है कि उसने स्वर्ड एम्प्रेस के अंडर उसके ट्रेनिंग के बारे में सुना है। वो पूछता है कि क्या वो उसे उसके साथ मैच का ऑनर देगी। वो उसका नाम पूछती है और हाइन वो उसे अपना नाम देता है। सोमन अग्री करती है और फिर वो फर्स्ट मूव करने के लिए आगे बढ़ती है। हाइन वो उसे पैरी करता है और सोमन को जंप बैक करने में मैनेज कर लेता है, लेकिन उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। इस बार वो और भी फोर्सफुली अटैक करती है, जिससे उसके लिए खुद को डिफेंड करना हार्डर हो जाता है। किमहो हाइनवू को इंटरनल एनर्जी के मामले में लूज करते हुए ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसका कोर थोड़ा अंडरवेलमिंग है। ये देखने का समय है कि यह फाइट कहां तक जाएगी। किमहो अपनी एम्प्लीफिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे हाइनवू का कोर रैंक ई से सी तक जंप अप हो जाता है। इस एम्प्लीफिकेशन का ड्यूरेशन 1 मिनट है, लेकिन 1 घंटे का कूल डाउन है। वो कहता है कि उसे 1 मिनट तक और होल्ड आउट करना है। हाइनवू के समझने के बाद वो नोटिस करता है कि वो सोमन के अटैक को पहले से बेटर डिफ्लेक्ट कर सकता है और वो अपनी स्वर्ड स्विंग करने के चांसेस भी ढूंढ सकता है। जब हाइनवू और सोमन स्पारिंग कर रहे होते हैं, किमहो स्लॉट मशीन पर फोकस करता है। ये कसिनो गेम्स में एक स्टेपल है, लेकिन कई प्लेयर्स इस पर अपने कॉइन्स वेस्ट करने से अवॉइड करेंगे। हालांकि इस मशीन के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, और वो है गारंटीड जैकपॉट ट्रिगर, एक हिडन पिटी सिस्टम। इसे ट्रिगर करने के लिए प्लेयर्स 5 सिल्वर कॉइन से शुरू करते हैं। सभी में लॉसेज होती हैं, लेकिन 6वीं ट्राई पे जैकपॉट गारंटीड है। और ये कोई ऑर्डिनरी जैकपॉट नहीं है, ये है डार्क आइस क्रिस्टल्स, जिसका स्वाद बिटर कोल्ड है।
इसे एक्सट्रीम कॉशन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये एक वार्निंग के साथ आता है कि इसे कंज्यूम करने पर प्लेयर अपनी लाइफ लूज कर सकता है। लेकिन किम हो को स्लॉट मशीन से एग्जैक्टली यही चाहिए। वो मुड़कर देखता है कि सोमन उसकी तरफ एम कर रही है, लेकिन हाइनवू जल्दी से उसे डिफेंड करता है, जिससे उसकी आयरन स्वॉर्ड पीसेज में टूट जाती है। जैसे ही हाइनवू की एम्प्लीफिकेशन की ड्यूरेशन खत्म होती है, किम हो सारे डार्क आइस क्रिस्टल को इंजेस्ट कर लेता है। सिस्टम उसे वार्न करता है कि फ्रोजन स्टेटस इफेक्ट अप्लाई हो गया है, जिससे वो दम घुट रहा है, और फिर भी स्टेटस इफेक्ट भी इंस्टेंटली रिमूव हो जाता है। ये कई बार रिपीट होता है जब तक किम हो फाइनली सीधा खड़ा नहीं हो जाता। ठीक ठाक दिख रहा है, जैसे उसने कभी पॉइजन नहीं लिया हो। बहुत बाद में जब दोनों लड़के अपने कंपार्टमेंट्स में वापस आते हैं तो किम हो हाइनहो को एक्सप्लेन करता है कि उसने डार्क आइस क्रिस्टल, एक एलेक्सिर को इंजेस्ट किया है जो माना को जल्दी से रिप्लेनिश कर सकता है। इस गेम में अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से वो जानता है कि ये आइटम स्लॉट मशीन का जैकपॉट है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत पॉइजनस हो सकता है। सिर्फ एक शार्ड भी एक प्लेयर को सॉलिड आइस स्टैचू में बदल सकता है। लेकिन किम हो की एस रैंक एलिमेंटल रेजिस्टेंस की वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स नलिफाई हो जाते हैं, जबकि क्रिस्टल से डेंस एनर्जी उसके बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिससे वो माना को रिप्लेनिश कर पाता है। हाइनवू को सोमन को किम हो द्वारा दी गई वेग एक्सप्लेनेशन याद है, जिस पर किम हो कहता है कि अगर उसने इस पर बिलीव किया तो वो एक इडियट थी। रिगार्डलेस, हाइनवू हैप्पी है कि सिचुएशन वर्स नहीं हुई। किम हो की वजह से उसे लेडी हान के साथ स्पारिंग सेशन मिला और उसने स्लॉट मशीन से कुछ वैल्यूएबल भी स्कोर किया। किम हो कहता है कि ये केवल फेयर है क्योंकि वो उस पर एक सिल्वर कॉइन का कर्जदार है। जब हाइनवू पूछता है कि क्या वो उसकी एम्प्लीफिकेशन स्किल को फिर से देख सकता है, तो किम हो कहता है कि वो इसका ऑफन इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लिमिट्स हैं। वो इसके 1 घंटे के कूलडाउन का मेंशन नहीं करता है और वो अभी अपने सारे कार्ड्स रिवील नहीं करना चाहता। हाइनवू अग्री करता है, एक पावरफुल स्किल के साथ ये नेचुरल है कि रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी। किम हो कहता है कि अकेडमी के अंदर होने पर उनके पास इसका इस्तेमाल करने के और भी चांसेस होंगे। और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वे आखिरकार उस आइलैंड पर आ गए हैं जहां ये सिचुएटेड है। उस जगह का नाम डंजन आइलैंड है, जो ट्रेन का फाइनल स्टॉप है। आइलैंड को अपना नाम वहां पाए गए मल्टीपल डंजन से मिला। सभी क्रिमिनल से भरे हुए थे और जगह को एक लॉलेस लैंड बनाते थे। फिर एक दिन द फर्स्ट हीरो द ड्रैगन स्लेयर ने आइलैंड पर कदम रखा। उसने हर एक आखिरी क्रिमिनल का सफाया कर दिया, सभी डंजन्स को कॉन्कर किया, एक सिटी की स्थापना की और एस्पायरिंग हीरोज के लिए एक स्कूल बनाया। और यही ड्रैगन स्लेयर एकेडमी की शुरुआत थी। ट्रेन आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर आती है। स्टूडेंट्स उतरते हैं जबकि गाइड्स हर जगह इंस्ट्रक्शंस शाउट कर रहे हैं। हाइनवू क्राउड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हैप्पी है और किम हो जोड़ता है कि ये सच में क्राउडेड हो रहा है। क्राउड में कई इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स हैं। एक ब्राइट रेड हेयर वाली लड़की है जिसके पास एक रूबी स्टाफ है, छोटे से और फिर एक ग्रीन हेयर वाली लड़की है जिसके जो पास के एक स्टूडेंट को स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच किम हो, ह्यूनवू और यायन साथ साथ चल रहे थे जब अचानक चुन्ही उनका रास्ता रोक लेती है। वो किम हो से कहती है कि वो उसके साथ चले। वो उसे ले जाती है स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी रूम में, एक ऐसी जगह जिससे किम हो बहुत ज्यादा फेमिलियर था। इस कमिटी ऑफिस में खास जगह थी जिसे कहा जाता था रूम ऑफ ट्रुथ। यहां अगर कोई अंदर चला जाता तो कभी पहले जैसा बाहर नहीं निकलता। मशीन पर सिर्फ एक वर्ड दिखा, क्लियर। कोई और नंबर्स या नॉर्मलीज नहीं दिखी। किम्हो ने अपना हाथ मशीन से हटाया जब उसकी पावर्स में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं मिली। असल में किम्हो यहां इसलिए लाया गया था क्योंकि चुन्ही ने ट्रेन वाले इंसिडेंट के बारे में जान लिया था और उसे कमिटी के लीडर को रिपोर्ट कर दिया था। अब किम्हो का सामना था ओ सेहुन से, जो 3rd ईयर स्टूडेंट और डिसिप्लिनरी कमिटी का लीडर था। सेहुन ने कहा कि उसने सुना है किम्हो ने स्लॉट मशीन से कोई इल्लीगल चीज खा ली थी, लेकिन अभी तो ओवरऑल सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अंदर से किम्हो जानता था कि ऐसा उसकी एलिमेंटल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ था, जिसने उसका फ्रोजन स्टेटस लिफ्ट कर दिया था। सेहुन ने आगे कहा कि शायद वो आइटम फॉरबिडन नहीं था, लेकिन उसने किम्हो को वार्निंग दी कि चाहे उसे समझाया गया हो या नहीं, कमिटी के ऑर्डर्स को डिसओबे करना डिसिप्लिनरी एक्शन ला सकता है। चूंकि इस बार कोई हर्ट नहीं हुआ और ये किम्हो की फर्स्ट ऑफेंस थी, इसलिए वो उसे बिना किसी सजा के जाने देगा। उसने उम्मीद जताई कि यह आखिरी बार होगा जब वो किम्हो को यहां देखेगा। किम्हो ने रिस्पेक्टफुली अग्री किया और रूम से बाहर निकल गया। किम्हो के जाते ही सेहुन ने चुन्ही को एड्रेस किया, जो पीछे से सब कुछ देख रही थी। उसने सही अंदाजा लगाया कि चुन्ही इस आउटकम से खुश नहीं थी। चुन्ही ने साफ साफ कहा कि उसे यह सब सस्पिशियस लगता है। अगर फॉरबिडन आइटम उसका लक्ष्य नहीं था तो फिर स्लॉट मशीन यूज करने और आइटम यहीं कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं थी। सेहुन भी उसकी बातों से अग्री करता था।
चुन्ही ने निष्कर्ष निकाला कि शायद किम्हो ने कोई इल्लीगल स्किल हासिल कर लिया है। अगर वो लोग अपना मैग्नीफाइंग ग्लास और बाकी मशीन्स यूज करें तो किम्हो की असली ट्रुथ पकड़ी जा सकती है। सेहुन ने कामली अपनी कॉफी सिप करते हुए चुन्ही की बात एक्नॉलेज की, लेकिन उसने पूछा, व्हाट इफ कुछ भी नहीं निकला? अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में किम्हो बिल्कुल नॉर्मल निकला तो अगला कदम क्या होगा? यह सुनकर चुन्ही रुक गई और रियलाइज किया कि शायद वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। उसने झुककर माफी मांगी और कहा कि वो केयरलेस हो गई थी। सेहुन ने उसे समझा दिया कि वो भी किम्हो के बारे में ऐसा ही सोचता है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए पेशेंस और टाइम चाहिए। किम्हो को ऑब्जर्व करना बेहतर होगा। उसने चुन्ही को याद दिलाया कि जल्दी करे, नहीं तो वो एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट हो जाएगी। सीन शिफ्ट। जिम्नेजियम। स्कूल के जिम्नेजियम में किम्हो ने युनवो याइन को ढूंढ लिया। युनवो ने उसके लिए सीट सेव की हुई थी। किम्हो ने अपना स्टेटस विंडो चेक किया और देखा कि उसने तीसरा ट्यूटोरियल क्वेस्ट पूरा कर लिया है, अटेंड द एंट्रेंस सेरेमनी ऑन टाइम। इस बार उसे रिवॉर्ड मिला ई रैंक वेपन सिलेक्शन टिकट और साथ में 5 सिल्वर कॉइन्स। किम्हो ने सोचा, अच्छा है, कुछ तो मिला। एटलीस्ट स्लॉट मशीन पर जो कॉइन्स खर्च किए थे वो वापस आ गए। धीरे धीरे जिम्नेजियम का माहौल शांत हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स ने देखा कि अकेडमी का प्रिंसिपल पोडियम की ओर आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल उस इमेज जैसा नहीं दिखता जैसा कोई प्रिंसिपल सोचता। वो यंग दिखता था, हालांकि उसके चेहरे पर अनकेम्ड दाढ़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जैसे वो अभी सोकर उठा हो, और सबसे अजीब, वो एक ट्रैक सूट पहने हुए था। फिर भी स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे क्योंकि ये आदमी लेजेंड था। वो पहले ड्रैगन स्लेयर टीम का लीडर रह चुका था। अकेडमी का प्रिंसिपल ट्रेडिशनली हमेशा कोई ऐसा हीरो बनता है जिसने बैटलफील्ड से रिटायर किया हो, और हीरो का टाइटल सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलता है, इवन अमंगस्ट काउंटलेस एस रैंक इंडिविजुअल्स। तो भले ही उसका अपीयरेंस ऑर्डिनरी लगे, ये आदमी लाइटली लेने वाला नहीं था। फिर भी स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगे, स्पेशली उस समय के बारे में जब सेंट्स ने उसे 4 बार रिजेक्ट कर दिया था। किम्हो ऑकवर्डली मुस्कुरा उठा इन रूमर्स को सुनकर। आखिरकार प्रिंसिपल ने बोलना शुरू किया। उसने सभी स्टूडेंट्स को वेलकम किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वो अकेडमी में दाखिल हुए हैं, और फिर वो लंबे चौड़े स्पीच में हिस्ट्री, वैल्यूज और बाकी बातें करने लगा। शुरू में स्टूडेंट्स अटेंटिवली सुनते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगा। बाइच ने तो मौके का फायदा उठाकर ग्रीन हेड गर्ल से, जिसके पास पेट टाइगर था, फ्लर्ट करने की भी कोशिश की। या फिर से सो जाती है और किम्हो लंबी स्पीच पर विंस करता है। स्टूडेंट्स आसपास या तो डोजिंग ऑफ हैं या प्रिंसिपल से लेक्चर रोकने की साइलेंटली गुजारिश कर रहे हैं। काफी समय बाद प्रिंसिपल फाइनली अपने गुड विशेस व्यक्त करता है और टीडियस स्पीच खत्म होती है। ऐसा लगता है कि ह्यान वू ही अकेला है जिसे स्पीच पसंद आई। वो कहता है कि उसके मास्टर रोज उसे ऐसे एडवाइस देते थे, इसलिए प्रिंसिपल का स्पीच ज्यादा डिफरेंट नहीं था। सच में दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। प्रिंसिपल की असिस्टेंट पोडियम संभालती है। उसकी शार्प एटीट्यूड सभी स्टूडेंट्स को जगा देती है। वो याद दिलाती है कि फॉरबिडन आइटम्स की लिस्ट में से कुछ भी ले जाना कॉन्फिस्केशन और पॉइंट डिडक्शंस ला सकता है। वो बताती है कि सभी न्यू स्टूडेंट्स केवल डंजन के ग्राउंड लेवल पर ही प्रैक्टिकल इवैल्यूएशंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अनऑथराइज्ड एंट्री उनके एफिलिएटेड सेक्ट, मैजिक टावर या गिल्ड को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, इसलिए कॉशन जरूरी है। स्टूडेंट्स को कोई भी क्यूरोसिटी मूवमेंट पूरे सिस्टम को रूइन नहीं करने देना चाहिए। वो उन्हें स्कूल रूल्स पढ़ने और केयरफुली फॉलो करने की सलाह देती है। इसके बाद स्टूडेंट्स डिसमिस हो जाते हैं। किम्हो ह्याइन को जगाता है और तभी कोई उनके पास आता है और लंच के लिए इनवाइट करता है। ये ब्यॉन चॉल है जिसके चेहरे पर अब 3 बड़े क्लॉ मार्क्स हैं, थैंक्स टू अ सर्टेन पिस्ड लिटिल फीलाइन। बाइचॉल उन्हें कहता है कि आज अच्छे से खाओ क्योंकि कल उनका फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस है। ये बड़ा दिन है और एक बड़ा इवेंट उनका इंतजार कर रहा है। उस रात को किम्हो को पता चलता है कि उसका रूम ह्याइन वू के बगल में है। ह्याइन वू को ये प्लेजेंट कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन किम्हो ऐसा नहीं सोचता। रूम में एंटर करते ही किम्हो डिसाइड करता है कि वो अपनी फ्री टाइम में कुछ यूजफुल करेगा। क्लोथ्स चेंज करने के बाद वो बेड पर बैठकर मेडिटेट करना शुरू करता है। उसका इरादा है कि वो एक कोर बनाए। इस दुनिया में स्किल्स जो माना या इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करती हैं, उन्हें यूज करने के लिए एक पावर इंजन चाहिए। ये पावर इंजन कोर कहलाता है। उसने पहले की गेम में कभी कोर क्राफ्ट नहीं किया था, लेकिन आइडिया उसे पता है। अर्लियर कंज्यूम किए गए डार्क आइस क्रिस्टल की मदद से कोर बनाना आसान होना चाहिए। इसी बीच अगले रूम में ह्याइन वो भी मेडिटेट कर रहा है। वो अपने स्पारिंग सेशन के बारे में सोचता है हैंसन मेमोन के साथ। हैंसन मेमोन ही वो पहला रियल ओपोनेंट था जिसे उसने माउंटेन डिसेंड करने के बाद फेस किया। वो जानता है कि दोनों फाइट में होल्ड बैक कर रहे थे, लेकिन अगर दोनों ने फुल पावर यूज की होती तब भी विनर प्रिडिक्ट करना मुश्किल था। शायद अगर किम्हो कोर एम्पलीफाई करने के लिए इंटरवीन ना करता तो ह्याइन वू पहले ही गिर जाता बिफोर उसकी आयरन सोर्ड टूटती। ह्याइन वू फिर किम्हो के बारे में सोचता है, उसे मास्टर मानकर। यही शब्द उसके दिमाग में आता है जब से उसने किम्हो से मुलाकात की।
उसकी कंपोजर, कॉन्फिडेंस और गेज जो सब कुछ पियर्स करता है। ह्यान वू सोचता है कि क्या वो किम्हो से अपने कवर्ड सॉर्ड के सील में मदद मांगेगा, लेकिन डिसाइड करता है कि उसे किम्हो पर बर्डन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो पहला फ्रेंड है जिसे उसने बनाया। ह्यान वू खुद से जितना कर सकता है करेगा। अगले दिन किम्हो खुद को उसी क्लास में पाता है जिसमें ह्यान वू, ब्यॉन चॉल, चुनही और सुमेन हैं। वे अपने टीचर का इंतजार कर रहे हैं टेम्पररी क्लासरूम में, और जाहिर है यान भी वहां है। हालांकि अगर उसने ओवरस्लीप किया हो तो कोई सरप्राइज नहीं हो। कुछ मिनट के बाद स्टूडेंट्स वेटिंग करते हुए बोर हो गए। बेल बज चुकी थी लेकिन पोडियम पर कोई भी खड़ा नहीं था। जैसे ही वे अपने टीचर का मजाक बनाने लगे, टीचर खुद कमरे में एंटर करता है, जिससे स्टूडेंट्स टेरिफाइड हो जाते हैं। कौन डरता नहीं अगर पता चले कि उनका टीचर वही इन्फेमस ली सुडॉक है। स्टूडेंट्स के स्कैर्ड रिएक्शंस देखकर सुडॉक सही साबित होता है कि वो अपने सोचे से ज्यादा फेमस है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है क्लास का होमरूम टीचर के रूप में, और फिर एक स्टूडेंट की तरफ पॉइंट करता है ताकि सभी जाने कि लोग उसे क्या कहते हैं। विलेन हंटर नहीं, बल्कि उससे भी वर्स, वे ह्यूमन बुचर। किम्हो क्लोजली देखता है क्योंकि अब वो फाइनली इस इन्फेमस कैरेक्टर से मिलता है। ड्रैगन स्लेयर एकेडमी की दुनिया में कई सुपर ह्यूमंस हैं जो मैनकाइंड की लिमिट्स को पार कर चुके हैं। उनमें विलन्स भी हैं जिन्होंने अपनी पावर्स को ट्विस्टेड डिजायर्स के लिए इस्तेमाल किया। ली सुडॉक ऐसे विलन्स को ट्रैक और एलिमिनेट करता है। कहा जाता है कि उसने पकड़े गए विलन्स की तुलना में फार ज्यादा विलन्स एग्जीक्यूट किए हैं, इसलिए निकनेम ह्यूमन बुचर। उसका हेविली स्कार्ड फेस एक बैटल हार्डन वॉरियर की तरह दिखता है, और इंटिमिडेटिंग ऑरा सिर्फ विलन से लड़ने के बाद डेवलप होती है। सुडॉक कहता है कि उसे होमरूम टीचर बनना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, और क्योंकि वो प्रोफेशनल है, ये रिक्वेस्ट भी वो जैसे किसी और काम को करता है वैसे करेगा। वो उम्मीद करता है कि कोई भी स्टूडेंट उसका ट्रैक रिकॉर्ड रुइन न करे। उसे उनका फिनिश करना ही पसंद है, बजाय कि उन्हें फेल होने दिया जाए। स्टूडेंट्स के स्पाइन्स में चिल पड़ जाता है। फिर सुडॉक क्लास का ग्रेडिंग सिस्टम एक्सप्लेन करता है। रिटन एग्जाम का वेट 30% है और स्टूडेंट एटीट्यूड 10% है। वो वार्न करता है कि एटीट्यूड को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बेसिकली फ्री पॉइंट्स लगता है क्योंकि इसमें ट्रबल में ना पड़ना शामिल है, लेकिन आसान नहीं है। ये 0% तक ड्रॉप हो सकता है और पूरे ग्रेड को पुल डाउन कर सकता है। सुडॉक क्लोजली हर स्टूडेंट को वॉच करेगा। ग्रेजुएशन के बाद भी मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम 2 हिस्सों में है। पहला डंजन कॉन्क्वेस्ट 30% का है, इसमें स्टूडेंट्स को विभिन्न डंजन्स क्लियर करना है। दूसरा पीवीपी मैचेस 30% का है, इसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करेंगे और ग्रेडिंग कर्व पर होगा, इसलिए उन्हें आउट परफॉर्म करना होगा। कुल मिला के ये 4 क्राइटेरिया उनका ग्रेड बनाते हैं। क्वेश्चंस न होने पर सुडॉक स्टूडेंट्स को अरेना जाने को कहता है, जहां उनका प्लेसमेंट एग्जाम होगा। ब्योंग चॉल एक्साइटेड है क्योंकि ये वो चीज़ है जिसका उसे कल से इंतजार था। प्लेसमेंट एग्जाम का फर्स्ट पार्ट पीवीपी मैचेस है, जो स्टूडेंट्स का ओवरऑल रैंक डिसाइड करता है। स्टूडेंट्स को अडेप्ट करने के लिए रूल्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। इस बार प्लेसमेंट पीवीपी का रूल है डेथ मैच। 2 स्टूडेंट्स ड्यूएल करेंगे जब तक कि कोई फुली इनकैपेसिटेट न हो जाए या HP 0 या 1 तक ड्रॉप होकर एक्सप्लिसिटली डिफीट डिक्लेयर न करे। 5 मिनट रूल लागू है। अगर टाइम अप और कोई क्लियर विनर न हो तो मैच ड्रॉ या जजेस के डिसीजन से खत्म होगा। ब्योंगचॉल बताता है कि ओपोनेंट्स रैंडमली चूज होंगे और पॉइंट्स विन्स के हिसाब से मिलेंगे। विक्टर को 300 पॉइंट्स मिलेंगे। ह्यूनवू पूछता है कि अगर वे लूज करें या ड्रॉ हो जाएं तो क्या होगा। किम्हो कहता है पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ खोएगा भी नहीं। स्टेटस विंडो दिखाई देता है जो कि किम्हो को उसके सब क्वेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है। गोल है प्लेसमेंट एग्जाम में मिड टियर या हायर रिजल्ट्स हासिल करना, कम से कम 1 पीवीपी विन और डंजन कॉन्क्वेस्ट में टॉप 50% में जगह बनाना। रिवॉर्ड है कॉपी स्किल में एक नया स्लॉट। किम्हो असाइनमेंट समझता है, लेकिन अभी सब क्वेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अदर स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करे और EX रैंक तक ट्रेन करने योग्य या कॉपी वर्दी स्किल्स वाले स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करे। एग्जाम स्टार्ट होते ही किम्हो को अपने ओपोनेंट होंग यान हुआ के साथ नाम पुकारा जाता है। अरीना में एंटर करते ही किम्हो समझता है कि यान हुआ रूबी टावर से है। ब्राइट रेड हेयर और स्टाफ के एक एंड पर रूबी। किम्हो याद करता है कि रूबी टावर के स्टूडेंट्स फ्लेम बेस्ड मैजिक में स्पेशलिस्ट हैं और डिस्ट्रक्टिव पावर और बैटलफील्ड कंट्रोल में एक्सीलेंट हैं। वो पहले गेम में उन्हें बहुत पिक करता था। किम्हो मुस्कान देता है और चुपचाप मन ही मन चाहता है कि उसका ओपोनेंट अगले 5 मिनट्स तक उसके एक्ट के साथ प्ले करे। यान हुआ की नज़र से देखें तो वो खुद को याद दिलाती है कि उसे अपना बेस्ट देना है ताकि वो अपनी रेपुटेशन बना सके। आमतौर पर पहला स्टेप ये होता है कि किसी ऐसे ओपोनेंट से लड़ा जाए जिसका नाम हो, लेकिन यहाँ तो सामने ये गाय किम्हो खड़ा है। आखिर ये है कौन? और ये श्रिवल्ड E रैंक स्टाफ, कोई मेज इस पर नज़र भी न डाले, मैच में लाना तो दूर की बात है। हाँ, ये अर्थ एलिमेंट और प्रोटेक्शन मैजिक को एम्पलीफाई करता है, लेकिन बहुत वीक है। ये गाय एमरल्ड टावर से लगता नहीं, तो वो अर्थ एलिमेंट मेज भी नहीं। इसका मतलब ये स्टाफ सपोर्ट मैजिक के लिए होगा। अगर ये मोबिलिटी पर पावर को फेवर करता है, इसका मतलब ये गाय टरेट टाइप कास्टर है, यानी एक सपोर्ट। मैच शुरू होने का सिग्नल मिलते ही यान हुआ अपने स्किल कंबशन से एक एक्सप्लोजिव अटैक लॉन्च करती है। उसकी मंशा ये है कि जल्दी और डिसाइसिवली मैच खत्म कर दिया जाए।
ऑडियंस उसकी एबिलिटी देखकर दंग रह जाती है। रूबी टावर से आई है तो एक्सपेक्टेड भी यही है। लेकिन सबकी सरप्राइज के लिए किम हो के पॉइंट्स पर कोई डिडक्शन नहीं होता। वो वैसे ही खड़ा रहता है मानो फायरबॉल उसकी तरफ आया ही ना हो। क्या यानहुआ का अटैक पूरी तरह से इनइफेक्टिव था? स्कोरबोर्ड दिखाता है कि दोनों यानहुआ और किम हो 100 पॉइंट्स पर हैं, यानी प्रीवियस अटैक से उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। यानहुआ सोचती है, क्या अटैक काम ही नहीं किया या उसने डिस्पेल से खुद को बचा लिया? अगर ऐसा है तो अगला अटैक वो डिस्पेल से ब्लॉक नहीं कर पाएगा। यानहुआ एक मैजिक सर्कल बनाती है और अपना स्टाफ किम हो की तरफ पॉइंट करती है। तुरंत ही एक बड़ा सर्कल उसके पैरों के नीचे प्रकट हो जाता है। अगर उसने जरा भी गलत मूव किया तो ये उसका ओपनिंग चांस होगा। लेकिन किम हो डिस्टर्ब हुए बिना सर्कल को ध्यान से स्टडी करता है। यानहुआ उसकी काम एक्सप्रेशन देखती है और ज्यादा चिढ़ जाती है। दांत भींचकर वो उसे चैलेंज करती है कि वो उसकी सबसे पावरफुल मूव को ब्लॉक करे। वो जोर से स्पेल का नाम चिल्लाती है, फायर पिलर। किम हो सावधानी से एंटिसिपेट करता है। तुरंत ही एक टावर ऑफ फायर उसे सर्कल के अंदर एनगल्फ कर लेता है। ब्लास्ट इतना जोरदार और फायरी है कि ऑडियंस को अपनी आंखें बचानी पड़ती हैं। रूबी टावर वाले की पावर का यही स्तर होता है। लेकिन यानहुआ शॉक हो जाती है जब देखती है कि फायर पिलर का किम हो पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो उसकी मैजिक ऐसे सह गया जैसे रूबी टावर मास्टर हो, बिना एक खरोंच के। अब यानहुआ को अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। किम हो भी डिसाइड करता है कि अब मैच खत्म करने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड यूज करेगा। वो अपने स्टाफ से हमिंगबर्ड का कॉपी अनलीश करता है। ये देख यानहुआ बहुत सरप्राइज होती है। वो किसी तरह डॉज करती है, लेकिन लाइटनिंग की एराटिक मूवमेंट्स आखिरकार उसके शोल्डर पर लग जाती है। पैरालिसिस स्टेटस इफेक्ट लागू हो जाता है। यानहुआ एक घुटने पर गिर जाती है और किम हो उसकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए, रिमाइंडिंग हर कि बाकी मैचेस के लिए उसे अपने कार्ड्स बचाने होंगे। यानहुआ पैरालिसिस इफेक्ट और इमेंस डिसअपॉइंटमेंट दोनों से जूझती है। अंत में वो डिफीट डिक्लेयर करती है और इस तरह किम हो उनकी मैच जीत जाता है। आउटकम देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लास्ट फ्यू सेकंड्स इतने जल्दी बीते कि किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। क्या सच में होंग यानहुआ इस गाय से हार गई? मल्टीपल हिट्स लेने के बाद भी उसने खून क्यों नहीं निकाला? वो तो प्रॉमिसिंग रूकी जैसा भी नहीं दिखता। किम हो मम्मर्स सुनता है और ज्यादा स्टैंड आउट ना होने के लिए कॉशियस हो जाता है। वो जानता है कि नेक्स्ट टाइम उसे और केयरफुल रहना होगा। तभी उसके नाम की पुकार दोबारा होती है, उसके नेक्स्ट मैच के लिए। किम हो का अगला विरोधी कोई और नहीं बल्कि सोंग चुनहाई है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे हैं कि उसने टोपास टावर से आने और सीधे डिसिप्लिनरी कमेटी में शामिल होने के बारे में सुना है। चुनहाई किम हो को संबोधित करते हुए कहती है कि ये उसकी खुशकिस्मती है कि उसे किम हो का सामना करने को मिल रहा है। वो किम हो से कुछ चेक करना चाहती थी। किम हो बिना किसी भाव के उसे देखता है और ऑफिशिएटिंग करने वाले को बताता है कि वो यहीं से विड्रॉ करेगा। चुनहाई गुस्सा हो जाती है और सुदौक, जो कि मैच को ऑफिशिएट कर रहा है, वो भी हैरान है। जब सुदौक कारण पूछता है तो किम हो बस इतना कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसके लिए लड़ना मुश्किल है। सुदौक पूछता है कि जब वो अपनी स्कोर बढ़ा सकता है तो क्या ये बेहतर नहीं है? चुनहाई भी इस बात से सहमत होती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी फोर्फिट करेगा। उन्हें आश्चर्य होता है जब किम हो हाँ कहता है और उसके पास इतना साहस है कि वो तीसरे मैच को भी फोर्फिट करने की बात कहता है। सुदौक बिना और कोई सवाल पूछे किम हो के फैसले को मान लेता है, जिससे चुनहाई बहुत एनॉयड हो जाती है। वो उसे पथेटिक कहती है। उसके दादाजी कहा करते थे कि उसे हमेशा लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, भले ही स्थिति अनफेवरेबल हो। केवल वही लोग जो कभी हार नहीं मानते और जीत देखते हैं, वे ही शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। किम हो उसे देखता है और याद करता है कि चुनहाई थंडर मोनाक की पोती है। तो जैसा दादा वैसी पोती, ये एक एडमायरेबल सलाह है उन लोगों के लिए जिनका लक्ष्य हीरो बनना है, लेकिन उसके लिए नहीं। आखिरकार किम हो उसकी बात से सहमत होता है और दोहराता है कि वो जीत गई है। लेकिन जिस तरह से वो ये बात कहता है वो उसे और भी अनॉयड हो जाती है। वो निराश हो जाती है और खुद को बेवकूफ़ महसूस करती है कि उसने उसे एक अच्छी लड़ाई की उम्मीद की थी। हालांकि किम हो को कोई परवाह नहीं है। वो चुनहाई को देखता है और उसे डिजर्ट कूपन की याद दिलाता है जो उस पर बकाया है। चुनहाई की स्माइल इतनी डेडली इलेक्ट्रीफाइंग है कि किसी को भी कवर के लिए भाग जाना चाहिए था। अगला मैच अनाउंस होता है। सोंग चुनहाई बनाम यांग जी होंग। जी होंग एक अच्छा मिक्स है। वो गुड नेचर और लाइवली दोनों है और वो कहता है कि अगर चुनहाई तोपास टावर से है तो वो उसके लिए एक अच्छी अपोनेंट होनी चाहिए। लेकिन वो तब कंफ्यूज्ड हो जाता है जब चुनहाई के चारों ओर बिजली की गड़गड़ाहट जारी रहती है और जब मैच शुरू होता है तो बेचारा जीहोंग उसके एक वार से ही स्ट्राइक हो जाता है, जो प्लेसमेंट एग्जाम के सबसे तेज मैच का अंत है।
बयांग विंस करता है और कहता है कि जियोंग बुरी तरह से जला होगा। उसके बगल में किमहो अभी भी अनबॉदर्ड है। बयांग को लगता है कि ये अच्छी बात है कि किमहो ने फोर्फिट कर दिया, नहीं तो वो भी रोस्टेड हो जाता, और किमहो हल्के ढंग से सहमत होता है। ऐसा लगता है कि चुन्हाई ने उनकी बातचीत सुन ली है। वो उन्हें देखती है, अपने दांत पीसती है और उसकी आंखों में खून सवार है। ब्योंगचुल कांप उठता है। निश्चित रूप से वो थंडर मोनार्क की पोती है, जिसने शुरुआत से ही एक शानदार एंट्रेंस की। लेकिन किमहो बस मुस्कुराता है। उनके पीछे छात्र उसके बारे में फुसफुसा रहे हैं कि कौन प्लेसमेंट मैच में फॉरफिट करता है। उन्हें लगता है कि शायद वो डर गया क्योंकि वो चुन्हाई के साथ था। तो क्या ये रूकी जिसने पहले होंगयान हुआ को हराया सिर्फ लक थी? तो वो आखिर एक कावर्ड है। ये सुनकर किमहो और भी मुस्कुराता है। यही वो रेपुटेशन है जिसका वो लक्ष्य बना रहा है। एक कावर्ड जिसे लकीली रूबी टावर को हरा दिया। ये बेहतर है कि हर कोई उससे महानता की उम्मीद न करे, ताकि वो सटल बना रहे। अगला मैच अनाउंस होता है। ये चुन्हाई और सीओ यन के बीच है। ब्योंगचोल और किमहो दोनों यन को देखकर हैरान हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो एक गनर होगी। साथ ही उसके सामान्य नींद भरे भावों की जगह अब एक कैलकुलेटिंग अलर्टनेस आ गई है। अब चीजें और भी इंटरेस्टिंग होंगी। ब्योंगचोल कहता है कि गनर स्वाभाविक रूप से मेजेस से मजबूत होते हैं। शायद चुन्हाई ये राउंड हार जाएगी। लेकिन किमहो असहमत है। उन्हें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ब्याकचे कहता है कि जब तक येन बेसिक्स पर टिकी रहेगी, उसके लिए हारना मुश्किल होगा। किमहो शर्त लगाता है कि चुन्हाई जीतेगी। 5 सिल्वर्स दांव पर हैं। सौदा तय हो जाता है। ब्योंगचोल कहता है कि वो येन पर शर्त लगा रहा है। दोनों लड़कियां 100 अंकों से शुरू करती हैं, जैसा कि वे तैयारी करती हैं। चुन्हाई अपने ग्लव्स के साथ और येन अपनी 2 गन्स के साथ। जब मैच शुरू होता है, येन गोलियों की बारात शुरू करती है, लेकिन चुन्हाई आसानी से हर गोली को रोक देती है। ब्योंगचोल चिंतित हो जाता है, जबकि किमहो शांत रहता है। उसके दिमाग में यह अपेक्षित है, ये देखते हुए कि चुन्हाई के पास कहीं अधिक मैना रिजर्व्स हैं। यहां तक कि एक ई रैंक हमिंग बर्ड भी जब वो उसे चलाती है तो एक डी रैंक जैसा दिखता है। उस समय चुन्हाई अपने हमिंग बर्ड का उपयोग अपने प्रतिद्वंदी को पैरालाइज करने के लिए करती है। येन इधर उधर डॉज करती है, लेकिन वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिजली उसके गालों को छू जाती है। वो जमीन पर गिर जाती है। पैरालाइज नहीं होती, लेकिन उसकी मूवमेंट्स धीमी हो गई हैं। चुन्हाई के लिए इतना काफी है क्योंकि वो अपने अगले अटैक के लिए तैयार हो रही है, जो निश्चित रूप से लगेगा। किमहो को विश्वास है कि चुन्हाई आसानी से जीत जाएगी, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि येन चुन्हाई की ओर एक कैनिस्टर फेंकती है। ये एक स्मोक ग्रेनेड है, जिसे ब्योंगचोल एक ब्रिलियंट मूव मानता है, क्योंकि नियमित बॉम्ब्स को रोक दिया गया होता। अब चीजें अलग तरह से होंगी। यहीं पर एक गनर की असली ताकत चमकती है। ऐसा लगता है कि वो सही है, क्योंकि चुन्हाई अपने प्रतिद्वंदी को ढूंढने की कोशिश करती है। फिर कहीं से भी कुछ उसके पीठ पर मजबूती से लगता है। ये एक जोरदार वार था। शुक्र है चुन्हाई ने एक मैजिकल बैरियर लगाया है, जिसने गोलियों के अधिकांश बल को झेल लिया। फिर भी ये इतना मजबूत है कि उसे अपना संतुलन खोना पड़ता है। इस दर पर यह सिर्फ समय की बात है, इससे पहले कि यह खतरनाक हो जाए, और वो अपने असेसमेंट में सही है। येन उठ गई है और अब तेजी से उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। दर्शकों में ब्योंगचोल येन को इनविजिबिलिटी क्लोक का उपयोग करते हुए देखकर प्रभावित होता है। इतना महंगा आइटम का उपयोग करने के लिए उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, और उसने राइफल भी बदल दी है। येन फायर करती है और मैजिक बुलेट चुन्हाई की गर्दन को लगभग छू जाती है। लड़कियों का स्कोर करीब है, जिसमें येन आगे चल रही है। मैच खत्म होने में 2 मिनट से थोड़ा अधिक समय बचा है। कुछ और सेकंड के लिए चुन्हाई अपना पैर नहीं जमा पाती है। येन अपनी इनविजिबिलिटी क्लोक पहने हुए चारों ओर स्मोक के साथ तेजी से चलती हुई चुन्हाई के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल बना रही है। येन को एक और शॉट मिलता है और यह केवल मैजिकल बैरियर द्वारा रोका जाता है। यदि वह यह राउंड जीतने चाहती है तो चुन्हाई को गोलियों की दिशा पढ़नी होगी। वह ध्यान केंद्रित करती है, और जैसे ही तीसरी गोली उसके बैरियर से टकराती है, वह मुड़कर जमीन पर बिजली से हमला करती है और अपनी शक्ति को वहां निर्देशित करती है जहां से येन गोली चला रही है। येन समय पर ऊपर कूद जाती है, लेकिन चुन्हाई को अपनी अगली चाल के लिए यही चाहिए। वह हमिंगबर्ड छोड़ती है, और चूंकि येन हवा में है, वह इसे डॉल नहीं कर सकती। हमिंगबर्ड उसके सीने पर मजबूती से लगता है, उसे पैरालाइज कर देता है, ठीक उसी समय जब टाइमर 0 पर पहुंचता है। चुन्हाई 58 अंकों से मैच जीतती है, जबकि येन के 68 अंक होते हैं। ब्योंगचोल को विश्वास नहीं होता कि येन हार गई, जबकि उसके बगल में किमहो शांत रहता है, क्योंकि उसने पहले ही मैच के परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। चुन्हाई फ्रेशमैन छात्रों के बीच अपनी ही लीग में लगती है और बहुत मजबूत भी है। दूसरी ओर येन को कम नहीं आंकना चाहिए। उसके पास पूरे 5 मिनट के मैच के लिए चुन्हाई को परेशान करने का कौशल है, जो काफी है।
ब्योंग चोल किम्हो को उसके बकाया सिल्वर कॉइन्स देता है, लेकिन वह किम्हो को एक और शर्त लगाने के लिए मनाता है। 3 राउंड्स के माध्यम से जीतना बेहतर है। किम्हो उसे एक गैम्बलिंग एडिक्ट कहता है, यह कहते हुए कि एक बार काफी है। साथ ही अगला मैच ब्योंग चोल को यह दिखाएगा कि अगले राउंड में शर्त लगाना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि गुहान वू का सामना फिस्ट किंग्स डिसाइपल जो बाग से होगा। जब ब्योंग चोल पूछता है कि वह किस पर शर्त लगा रहा है, तो किम्हो कहता है कि जो बाग शायद जीतेगा। तब ब्योंग चोल ह्योन वू पर शर्त लगाएगा और वह किम्हो को अपने दोस्त के प्रति सख्त होने के लिए चढ़ाता है। किम्हो स्पष्ट करता है कि जो बाग मैच जीतेगा, लेकिन ह्योन वू हारेगा नहीं। किम्हो ने जो कहा वो ब्योंग चोल के दिमाग में कोई सेंस नहीं बनाता है, लेकिन उन्हें बस मैच देखना चाहिए। जमीन पर ह्योन वू जानता है कि किम्हो देख रहा है। वह उसे एक जीत दिखाना चाहता है, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी को देखते हुए यह आसान नहीं होगा। जो बाग उससे उसकी पीठ पर रखी सोड का उपयोग करने के लिए कहता है, बजाय इसके कि वह डिस्पोजेबल आयन वाली का उपयोग करे। ह्योन वू मना कर देता है, यह कहते हुए कि अभी समय नहीं है। जो बाग सोचता है कि यह शर्म की बात है, फिर भी वह सुनिश्चित करेगा कि वह उस पर आसान नहीं होगा। मैच शुरू होता है और मुट्ठी तलवार से मिलती है। जो बाग का अगला मूव उसके अगले पंच में और अधिक शक्ति डालना है, और ह्योन वू अपने प्रतिद्वंदी के फ्लॉलेस मूवमेंट्स को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। वह स्वॉर्ड का उपयोग करके पंच को रिसीव करता है, लेकिन फोर्स इतनी अधिक है कि यह उसे बहुत दूर पीछे धकेल देता है, भले ही उसने इम्पैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया हो। अगर उसकी हर पंच इतनी मजबूत है तो उसे ये मानना होगा कि बेसिक अटैक्स काम नहीं करेंगे। वो जोए को फिर से चार्ज करते हुए देखता है। अगर ऐसा है तो ह्यून वू इस टेक्निक का उपयोग मैच को एक ही बार में खत्म करने के लिए करेगा। वो इसे ब्लू सॉर्ड टेक्निक कहता है। उसकी सॉर्ड नीले प्रकाश में चमकती है और फिर वो उसे घुमाता है। जैसे ही जोबक दूसरे पंच के लिए निशाना लगाता है, एक क्रैकिंग साउंड आती है और अगले ही सेकंड में ह्यून वू की आयरन सॉर्ड के टुकड़े हर जगह उड़ जाते हैं। ह्यून वू जानता है कि वो जारी नहीं रख सकता। वो खुद अपनी हार की घोषणा करता है। जोबाक हालांकि वो शुरू में ठीक लगता है, लेकिन वास्तव में उसे अटैक से एक छोटा सा घाव लगा है। ये उसके लिए ह्यून वू को स्वीकार करने और उसे ये बताने के लिए काफी है कि वो अगले मैच का इंतजार करेगा। लड़ाई को देखते हुए किम्हो जानता है कि आयरन सॉर्ड इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने ट्रेन पर ह्यून वू की क्षमता देखी थी और उसे थोड़ी उम्मीद भी थी, लेकिन इन कमजोर सॉर्ड्स को कंज्यूमेबल्स की तरह इस्तेमाल करना आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। उसके बगल में ब्योंग चोल अपनी दूसरी हार के लिए अपने बाल खींच रहा है। किम्हो इतनी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? लेकिन किम्हो को कोई चिल नहीं है। वो तुरंत ब्योंग चोल को याद दिलाता है कि वो उस पर और 5 सिल्वर कॉइन्स का बकाया है। चूंकि ब्योंग चोल के पास अब और पैसा नहीं है, किम्हो भुगतान पाने का एक और तरीका चुनता है। वो ब्योंग चोल की छोटी नोटबुक की ओर इशारा करता है और कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन काम करेगी। जब से प्लेसमेंट एग्जाम शुरू हुआ है, ब्योंग चोल प्रत्येक छात्र की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर नोट्स ले रहा है और वो संभवतः उनके एफिलिएशंस को जानता है। ये किम्हो को उन टैलेंट्स को स्काउट करने में बहुत मदद करेगा जिन्हें वो एक्स रैंक तक बढ़ा सकता है। रेड प्लेसमेंट एग्जाम के जारी रहने की घोषणा होती है और छात्रों से दोपहर के भोजन के बाद डंजन बिल्डिंग में इकट्ठा होने की उम्मीद है। इसी के साथ सभी को सुबह के सेशन के लिए छुट्टी दे दी जाती है। उस दिन मौसम सुहावना है, इसलिए किम्हो, यान और ब्योंग चोल इसका फायदा उठाते हैं और अपना दोपहर का भोजन स्कूल के मैदान में करते हैं। ब्योंग चोल किम्हो से पूछता है कि क्या वो जानना चाहता है कि एग्जाम के अंत तक कौन जीतेगा। किम्हो इस बात से विचलित है कि ब्योंग चोल कितनी बेतरतीब तरीके से खाता है। वो उसे पहले खाना खत्म करने के लिए कहता है। एक बार जब वो ऐसा कर लेता है तो ब्योंग चोल पूछता है कि किम्हो को किस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। किम्हो कहता है कि अभी वो केवल 4 महान फैक्शंस के प्रॉमिसिंग टैलेंट्स के बारे में जानना चाहता है। ब्योंग चोल स्मग हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जिसमें वो टॉप टियर इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। ड्रैगन स्लेयर अकेडमी में डिसिप्लिनरी कमेटी जैसे आधिकारिक समूहों के अलावा 4 मुख्य फैक्शंस हैं। ये हैं मुयोंग अलायंस, गिल्ड यूनियन, मैजिक टावर सोसाइटी और नाइट ऑर्डर। और प्रत्येक फैक्शन में 1 या 2 प्रॉमिसिंग टैलेंट्स हैं जिनके भविष्य में नेतृत्व करने की उम्मीद है। मुयोंग अलायंस के लिए यह है मुयोंग जुन, स्वॉर्ड सेंट मुयोंग ह्यंगसोंग का पोता। मैजिक टावर सोसाइटी के लिए यह है ह्योंग यान हा, जो संभवतः रूबी टावर का अगला नेता है। गिल्ड यूनियन के लिए 2 हैं, पार्क नारी ड्रुइड अपनी पालतू बिल्ली के साथ जो एक टाइगर जैसी दिखती है, और दूसरा जो अपनी स्किल्स को छिपाता हुआ लगता है। अंत में नाइट ऑर्डर के लिए है ली श्योंग ह्यान, स्वॉर्ड मास्टर का बेटा। कम से कम ब्योंग चोल के विचार में ये वे छात्र हैं जो यूनिकली इतने मजबूत हैं कि वे बाहर खड़े हो सकें, और किम्हो सहमत है कि ये एक स्टैग्ड लाइनअप है। जब ब्योंग चोल पूछता है कि ह्यून वू कहाँ है, तो उसका फोन बजता है और उसे अचानक अपने क्लब प्रेसिडेंट के साथ अपनी मीटिंग याद आती है। वो वहां से भागता है, किम्हो और यान को एक अजीब चुप्पी में छोड़ देता है। किम्हो को एहसास होता है कि ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में एक वास्तविक बॉन्ड बनाया है, और उसे ये परेशान करता है कि वो अपनी हार के बाद कितनी दुखी दिख रही है। यान को खुश करने के लिए वो चुन्हाई द्वारा दिए गए डेजर्ट कूपन का उपयोग एक केक खरीदने और उसके साथ साझा करने के लिए करता है।
ब्लूबेरी चीज केक के उनके स्थान पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो इसे चुप्पी में खाते हैं, जब तक कि यान उससे कुछ पूछती नहीं। ये चुन्हाई के खिलाफ उसकी हार पर उसके विचारों के बारे में है। किम हो बताता है कि इस स्तर की मैजिक बुलेट से मैजिक बैरियर को तोड़ना मुश्किल है। ये स्पष्ट है कि चुन्हाई मैजिक पावर के मामले में सुपीरियर है। फिर वो यान को अपने माना से बनी एक गोली दिखाता है। यान के लिए एक बैरियर को पार करने का तरीका है, और वो है माना ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी बुलेट्स को मजबूत करना। हालांकि किम हो चौंक जाता है जब वो पूछती है कि माना ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। जाहिर है यान को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसने पहले इसे कभी नहीं किया। और जब उससे पूछा गया कि उसने पहले इस्तेमाल की गई बुलेट्स कैसे बनाई, तो यान उसे बस एक बैफर्ड लुक देती है। स्पष्ट है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है। किम हो यान से पूछता है कि क्या उसने मैजिक बुलेट स्किल के साथ कभी ट्रेन नहीं किया। वो पुष्टि करती है ये कहते हुए कि उसने इसे कभी नहीं सीखा। इस समय किम हो स्टन्ड है। स्पष्ट है कि सयो यान एक जीनियस है। मैजिक बुलेट स्किल एक बेसिक कॉम्पिटेंस है जो हर गनर को हासिल करना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि यान अपनी इंस्टिंक्ट्स का यूज करके बुलेट से हिट कर रही थी? और ये सोचना कि उसने माना ट्रेनिंग के बारे में जाने बिना भी अपने मैच में चुन्हाई को परेशान किया। किम हो इस अवसर से बहुत खुश है, इसलिए वो यान को बताता है कि अगर उसे ठीक लगे तो वो उसकी मदद करने के लिए कुछ समय निकाल सकता है। यान ठीक कहती है। एक बार जब वो अपने माना को ट्रेन कर लेती है और स्किल सीख लेती है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इसी के साथ दोनों अपने प्लेसमेंट एग्जाम के दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं। वे अन्य छात्रों के साथ डंजन विंग में शामिल होते हैं, जहां सुडोक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। शिक्षक उन्हें बताता है कि अगला एग्जाम डंजन कॉन्क्वेस्ट उसके पीछे के पोर्टल्स के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये सभी सीधे मिस्ट फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। समय सीमा 10 मिनट है और 2 विशेष नियम होंगे। पहला है हाई स्कोर। उन्हें समय सीमा के भीतर जितने हो सके उतने अच्छे क्वालिटी मॉन्स्टर्स को हराना होगा और प्रत्येक मॉन्स्टर को पॉइंट्स में बदल दिया जाएगा। दूसरा है फिक्स्ड जोन। ये डंजन क्वेस्ट एक रैंक लॉक्ड जोन है, जिसका मतलब है कि सब कुछ रैंक पर सेट किया जाएगा। इसमें उनके इक्विपमेंट, स्किल्स और ट्रेड्स और यहां तक कि उनके कोर्स भी शामिल हैं। इसलिए उन्हें अपने सीमित माना को प्रबंधित करने में सावधानी रखनी चाहिए। अब जब सुडोक ने नियमों को समझा दिया है तो शुरू करने का समय है। कुछ राउंड्स बाद कुछ छात्र पहले से ही अपनी क्वेस्ट पूरी करने से घुटने टेक रहे हैं और कांप रहे हैं। अन्य या तो शिकायत कर रहे हैं या अंदर जाने से बहुत डरे हुए हैं। सुडोक बेहद निराश है और उन्हें ऑफुल कहता है। सच में केवल 2 ही आधे अधूरे अच्छे हैं, हान एस 928 अंकों के साथ और चो जोंग पिल 530 अंकों के साथ। केवल उन्होंने ही अपनी स्किल्स दिखाई हैं। सुडोक को पहले से ही इस बात से सिरदर्द हो रहा है कि बाकी छात्रों को कहां से पढ़ाना शुरू करें। अगले जिसे वो बुलाते हैं वो हैं स्यो यान और किम हो। अंदर जाने से पहले किम हो यान को इस राउंड के लिए एक राइफल का उपयोग करने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि अगर माना कंट्रोल मुश्किल हो जाए तो वो बस हेडशॉट के लिए जा सकती है। उनके पीछे चुन्हाई ने किम हो की बात सुन ली। वो उस पर व्यंग करती है। वो एक गनर भी नहीं है और फिर भी वो सलाह दे रहा है। किम हो शांत दिखता है क्योंकि वो यान को बताता है कि वो बाद में मिलेगा और फिर पोर्टल में प्रवेश करता है। अंदर जाने के बाद किम हो को थोड़ी नॉस्टैल्जिया महसूस होती है क्योंकि उसे यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है। वो अपने स्टैटिस्टिक्स में समायोजन महसूस कर सकता है। सब कुछ रैंक में बदल रहा है। उसके पीछे एक ग्लूब बनना शुरू हो जाता है, लेकिन वो पहले अपने टूल्स और स्पेक्स को जांचना पसंद करता है, ये सोचकर कि अब थोड़ा आराम करने का समय है। जैसे ही उसका समय शुरू होता है, पीछे का ग्लूब एक गॉब्लिन में बदल जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो इसे एक स्टाफ से मारता है और फिर उस पर एक नाइफ फेंकता है। किम हो को याद है कि मिस्ट फॉरेस्ट में एक खिलाड़ी के अंदर आते ही मॉन्स्टर्स रैंडमली स्पॉन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पैटर्न्स तय होते हैं। गॉब्लिन स्पॉन लोकेशन से देखते हुए मॉन्स्टर की उपस्थिति का पालन करना चाहिए, जिसे उसने पैटर्न सी के रूप में असाइन किया है। और वास्तव में जब वो एक दिशा में मुड़ता है तो वो अपनी नाइफ फेंकता है। यह आधे बने ट्रोल की आंख में लगती है। वो फैसला करता है कि अब उसे अपने स्टाफ की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मॉन्स्टर्स जहां गिरेंगे वहां हथियार उपलब्ध होंगे। इसी के साथ कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करने का समय है। किम हो मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू कर देता है जो स्पॉन होते हैं, और जल्द ही जंगल उनके खूनी चीखों से भर जाता है। वो समय चेक करता है और अभी भी 7 मिनट बचे हैं। जैसे ही 2 ट्रोल्स उसके पीछे से आते हैं, किम हो को कुछ एहसास होता है। उसे इस क्वेस्ट को बाद के रिप्लेस के लिए नहीं बचाना चाहिए। अगर मॉन्स्टर किल्स की संख्या उसके मूवमेंट से मेल खाती है तो लोग गलत विचार करेंगे। उसे इस रन को सिस्टम से हटाना होगा। वो अपने स्टैट्स की जांच करता है और वो ये देखकर हैरान है कि उसने सिर्फ 3 मिनट में 683 पॉइंट्स बनाए। खैर, ये काफ़ी होना चाहिए। उसने पीवीपी प्लेसमेंट एग्जाम में पहले ही एक मैच जीत लिया है और डंजन क्वेस्ट में उसका स्कोर उसे मिड हाई टियर रैंक्स में रखता है।
ये दोनों उसके सब क्वेस्ट के ऑब्जेक्टिव हैं और उसने उन्हें पूरा कर लिया है। वो अपना इनाम अपनी कॉपी स्किल के लिए एक अतिरिक्त स्लॉट लेता है और फिर वो पोर्टल से बाहर निकलने का फैसला करता है। उसी समय यान अपने पोर्टल से बाहर आती है, थकी हुई दिख रही है जैसे कि वो ऑक्स के एक झुंड से भागकर आई हो। उसने समय सीमा के भीतर 781 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। जब किम हो पूछता है कि ये कैसा था तो यान कहती है कि ये मुश्किल था। वो साफ साफ वापस सोने जाना चाहती है। किम हो टिप्पणी करता है कि उसका स्कोर कितना ऊंचा है। उसके पीछे सुडोक उसे ध्यान से देख रहा है। उसे किम हो लड़का याद है जिसने पीवीपी एग्जाम में 2 मैचेस फॉरफीट किए थे। वो उस छात्र पर व्यंग करता है जो रिटायर होने से पहले 10 मिनट भी नहीं टिक सका। इस मानसिकता के साथ उसके लिए ड्रैगन्स को मारना संभव नहीं है। हालांकि जब सुडोक किम हो का स्कोर देखता है तो वो चौंक जाता है। 683 पॉइंट्स उसे मिड हाई टीयर रैंक्स मिलाते हैं, और वो भी थोड़े समय में। ये अकेडमी में निश्चित रूप से नया है। इस पॉइंट पर सुडोक को किम हो पर शक होता है और वो उस पर कड़ी नजर रखने का संकल्प लेता है। पोर्टल्स में प्रवेश करने वाला अगला ह्यनवू है। किम हो से कहता है कि वो सावधान रहे। जब ह्यनवू अपनी क्वेस्ट कर रहा है, किम हो स्कोरबोर्ड का अध्ययन करता है। अब तक ली शोंग ह्यान और मो योंग जुन एसमैन के साथ टॉप 3 में शामिल हो गए हैं। ये वे छात्र हैं जिनमें उल्लेखनीय तला है। ये देखते हुए कि वो एसमैन के लेवल के हैं और ह्यनवू ने उनके स्पारिंग मैच के दौरान क्षमता दिखाई थी, ये कहना सुरक्षित है कि ह्यनवू के पास एक मौका हो सकता है। उम्मीद के मुताबिक 10 मिनट बाद ह्यनवू 1023 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहा और वो पोर्टल से बिना परेशान हुए बाहर आता है। किम हो ह्यनवू को बधाई देता है, लेकिन ह्यनवू कहता है कि ये सब उसकी वजह से है। उसके पीछे 2 छात्र किम हो को डरपोक कह रहे हैं, जिसे इस क्वेस्ट में एक ऊंची रैंक पाने के लिए केवल भाग्य मिला। ह्यनवू अपने दोस्त की रक्षा के लिए उनकी ओर मुड़ता है, लेकिन किम हो उसे शांत कर देता है। किम हो कहता है कि सब ठीक है और उन्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिरकार ह्यनवू मान जाता है। वे ओवरऑल टैली बोर्ड को देखते हैं, ये सोचकर कि क्वेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन चुन्हिया का स्कोर अभी तक उस पर नहीं आया है। जंगल के अंदर चुन्हाई उन गॉब्लिन्स को हराने में संघर्ष कर रही है जो अब उसे चारों ओर से घिरे हुए हैं। उसके लाइटनिंग पावर्स उन्हें हराने के लिए बहुत कमजोर हैं। इसके बजाय उसके हमले केवल उनकी मूवमेंट्स को धीमा कर रहे हैं। तभी उसे किम हो द्वारा या को दी गई हेडशॉट एडवाइस याद आती है। वो ये मानने से नफरत करती है, लेकिन उसकी सलाह में एक वैल्यू है, खासकर इस फील्ड में जहां वाइड एरिया डैमेजेस लिमिटेड हैं। वो अपने लाइटनिंग एन्चांट का उपयोग अपने माना को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए करती है। एक एक करके वो गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है। 10 मिनट के अंत में उसे 571 पॉइंट्स मिलते हैं। वो पोर्टल से बाहर निकलती है और किम हो और बाकी लोगों के पास जाती है। वो शर्मा जाती है, ये सोचकर कि उसका स्कोर सभी के सामने रिवील ना हो। चुन्हाई का राउंड खत्म होने के साथ सुडोक प्लेसमेंट एग्जाम के कंक्लूजन की घोषणा करता है। फाइनल रिजल्ट्स कल बताए जाएंगे, तो आज के लिए स्टूडेंट्स को आराम करना चाहिए और अपने परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये कहकर वो स्टूडेंट्स को दिन के लिए डिसमिस कर देता है। बाद में सुडोक कुछ चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाता है। वो क्लर्क से क्लास 1.3 में किम हो के कॉन्क्वेस्ट एग्जाम का रिप्ले निकालने का अनुरोध करता है। क्लर्क हैरान है कि सुडोक एक बार के लिए किसी स्टूडेंट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन सुडोक उसे डिसमिस करता है और फाइल देखने पर जोर देता है। सर्च करने के बाद क्लर्क को पता चलता है कि किम हो ने अपना रिप्ले सेव नहीं किया था और इसलिए उसे नहीं देखा जा सकता। वो डंजन लॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है और वहीं उसे कुछ पता चलता है। सुडोक चेक करता है और वो ये जानकर स्टार्टलिंग हो जाता है कि किम हो ने जानबूझकर अपने रिप्लेस को डिलीट कर दिया है। लॉग केवल 7 मिनट का टोटल टाइम दिखाता है, बजाय ऑफिशियल 10 मिनट के रूल के, जिसका मतलब है कि गायब 3 मिनट को जानबूझकर मिटा दिया गया है। और इन 3 मिनट्स में लड़के ने मिड हाई टीयर रैंक तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। सुडोक को पता चलता है कि अगर किम हो ने अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली होती तो वो आसानी से 2000 पॉइंट्स तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने अपना डेटा क्यों मिटा दिया? वो अपनी स्किल्स क्यों छिपा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो आखिरकार एक दुश्मन है? ड्रैगन स्लेयर अकेडमी में जितने दोस्त हैं उतने ही दुश्मन भी हैं, जिनमें सबसे नोटेबल विलन फैक्शन सर्वेंट ऑफ द ड्रैगन और अपोस्टल्स ऑफ द इविल गॉड हैं। अगर किम हो इन दोनों में से किसी भी फैक्शन का मेंबर है और अकेडमी में घुसपैठ कर चुका है, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तुरंत काउंटर मेजर्स के साथ आना है। क्लर्क पूछता है कि क्या उन्हें प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना चाहिए। सही जवाब हाँ है, लेकिन सुडोक इसके खिलाफ फैसला करता है। इस पॉइंट पर उन्हें पहले किम हो को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर ये जानकारी बिना सॉलिड एविडेंस के लीक हो जाती है तो वो बस खुद को और छिपाएगा। सुडोक कंफ्यूज्ड हुए क्लर्क को छोड़कर चला जाता है। अपने मन में सुडोक का मानना है कि अगर किम हो वास्तव में बुरा है तो वो जल्द ही अपने फैंग्स बाहर लाएगा। अभी के लिए वो इस मिस्टीरियस स्टूडेंट की मूवमेंट्स पर नजर रखेगा। इस डेवलपमेंट से अनजान किम हो ह्यनवू और येन के साथ एकेडमी के इंटरनल कैफे जाता है। वो एक कप कॉफी पीना चाहता है, कुछ ऐसा जो ह्यनवू भी ट्राई करना चाहता है, क्योंकि उसने पहले कभी कॉफी नहीं पी थी। या नींद में अपनी आंखें रगड़ती है और कहती है कि वो उनके लिए एक सीट ढूंढेगी, लेकिन दोनों लड़के जानते हैं कि वो सिर्फ सोने जा रही है। अपना ऑर्डर लेने के बाद किम हो ह्यनवू को वो कैटलॉग निकालने के लिए कहता है जो उन्हें पहले उनकी क्लास के बाद मिला था। ये उनकी स्टूडेंट मैनुअल है
एक पतली बुकलेट जिसे हायन वू को समझने में मुश्किल हो रही है। किम्हो कहता है कि उन्हें मैनुअल से आज के लिए इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना होगा। वो हायन वू को अपना स्टूडेंट आईडी निकालने के लिए कहता है। हायन वू ये देखकर हैरान है कि वहां लेबल पॉइंट्स शामिल हैं और ये दिखाता है कि उसके पास 3029 पॉइंट्स हैं। किम्हो बताता है कि वे हायान वू के अवेलेबल पॉइंट्स हैं और उन्हें ड्रैगन स्लेयर एकेडमी के भीतर करेंसी के रूप में सोचना आसान है। पॉइंट्स मुख्य रूप से डंगन कॉन्क्वेस्ट से कमाए जाते हैं। जैसा कि पहले, उनका उपयोग आइटम खरीदने या फैसिलिटीज का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उनका एक और इम्पॉर्टेंट उपयोग है। इससे पहले डंगन पोर्टल से बाहर निकलने से पहले हायान वू ने रिप्ले के बारे में मैसेज देखा होगा। हायान वू को ये याद आता है। वो कहता है कि उसने कुछ एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो क्या था। किम्हो उसे बताता है कि वो अपने पॉइंट्स का उपयोग करके उस समय रिकॉर्ड की गई फाइट के रिप्लेस खरीद सकता है। इसे दिखाने के लिए वो हान सोमान के कॉन्क्वेस्ट के दौरान उसके 10 मिनट की फाइट का रिप्ले खरीदता है। हायान वू क्रिस्टल बॉल पर होलोग्राम्स की तरह सोमन को गॉब्लिन्स को मारते हुए देखकर अमेज्ड हो जाता है। किम्हो आगे कहता है कि चूंकि हान वू ने भी हाई स्कोर किया है, उसका रिप्ले भी शायद बहुत बिक रहा है, और वास्तव में हायान वू अपने अकाउंट में कई परचेज क्रेडिट्स देख सकता है। लेकिन वो सोचता है कि बहुत से लोगों का उसके स्ट्रैटेजी रिप्लेस को खरीदना अच्छा नहीं है, और किम्हो भी सहमत होता है। लोग उसकी कमजोरियों का एनालाइज कर सकते हैं और उसके खिलाफ काउंटर टेक्निक सीख सकते हैं। यान वू सोचता है कि उसे डंगन क्वेस्ट में फर्स्ट प्लेस मिलने पर लक था, क्योंकि ये बेसिकली एक फिजिकल क्वेस्ट था, ऐसा कुछ जिसमें वो अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग को देखते हुए एक्सेल करता है। लेकिन अगर ये एक मैना बैटल होती तो उन्हें पता चल जाता कि उसका कोर कितना कमजोर है। किम्हो कहता है कि रिस्क लेना अब भी वर्थ है, और यान वू को मैना ट्रेनिंग रूम का उपयोग करने का सुझाव देता है, और विशेष रूप से स्पेशल ट्रेनिंग रूम जहां मैना डेंसर है, जो फास्टर इनर स्ट्रेंथ बिल्डिंग की अनुमति देता है। यान वू ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि ऐसा कोई रूम मौजूद है। किम्हो इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि स्पेशल ट्रेनिंग रूम में एंटर करने के लिए 6 घंटे के उपयोग के लिए 500 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। यान वू हिसाब लगाता है कि अगर वो दिन में एक बार जाता है तो उसके पॉइंट्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। किम्हो आगे कहता है कि अगर ऐसा होता है तो वो अपने पॉइंट्स कहीं और खर्च नहीं कर पाएगा, लेकिन पॉइंट्स खर्च ना करने का एक और तरीका है, और इसे सीजन पास कहा जाता है, जो केवल टॉप क्लबों को दिया जाता है। हायान वू के लिए पास पाने का सबसे तेज तरीका स्वॉर्ड्समैनशिप क्लब में मूंग जुंग की जगह लेना है। हायान वू डिफ्लेट हो जाता है। उसकी करंट स्किल को देखते हुए ये एक चैलेंजिंग टास्क है। ऐसा लगता है कि उसके पॉइंट्स अभी के लिए उसका बेस्ट ऑप्शन है। किम्हो उसे बीच में रोक देता है और घोषणा करता है कि अगर वो बदले में उसके लिए कुछ करने का वादा करता है तो वो उसके लिए सीजन पास प्राप्त कर लेगा। हायान वू वास्तव में सरप्राइज्ड है, लेकिन वो पूछता है कि वो क्या है। किम्हो कहता है कि हायान वू के स्ट्रॉन्गर होने के बाद उन्हें डीप डंजन में एक साथ एंटर करना होगा। ये मिस्ट फॉरेस्ट की तुलना में एक और डेंजरस क्वेस्ट है। तो क्या हायान वू इस डील के लिए अग्री होगा? हायान वू कहता है कि एक वॉरियर के रूप में वो हमेशा स्ट्रांग होने की एस्पायर करता था। वो पहले से ही किम्हो को एक मास्टर मानता है जो अब उसे रास्ता दिखा रहा है, तो वो इस पर अपनी जान जोखिम में कैसे नहीं डालेगा। बेशक वो किम्हो की प्रपोजल के लिए अग्री हो जाता है। ये अच्छा है, किम्हो कहता है। वो हायान वू को सलाह देता है कि वो अभी अपने पॉइंट्स का उपयोग करे ताकि वो स्पेशल ट्रेनिंग रूम का उपयोग कर सके। वो 2 हफ्तों के भीतर सीजन पास प्राप्त करने का वादा करता है। अब जबकि डील हो गई है तो किम्हो का अगला कदम एक और डील करना है। वो वर्कशॉप 4 में जाता है, जहां एक अकेला स्टूडेंट किसी चीज पर टिंकरिंग कर रहा है। किम्हो एक चीयरफुल फेस बनाता है और कहता है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो मैजिकल इंजीनियरिंग क्लब में इंटरेस्टेड है। स्टूडेंट उसे देखता भी नहीं है क्योंकि वो कहता है कि उसे वर्कशॉप 1 में जाना चाहिए। किम्हो जवाब देता है कि वो पहले वहां गया था, लेकिन उसे वर्कशॉप 4 से शुरू करने के लिए कहा गया था। तभी स्टूडेंट अनॉय होकर मुड़ता है। वो किम्हो को जल्दी से देखने और जाने के लिए कहता है और उसे बॉदर नहीं करने को कहता है क्योंकि वो बिजी है। जैसे ही किम्हो चारों ओर देखने का दिखावा करता है, वो फर्टिवली स्टूडेंट्स की मैजिकल इंजीनियरिंग स्किल को चेक करता है, जो शायद बी रैंक के आसपास है। वो इसे कॉपी कर लेता है, जो यहाँ आने का उसका पहला गोल है। अपने दूसरे गोल के लिए वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को देखता है। आखिर में उसे वो मिल जाता है, एक 10x10x10 क्यूब ब्लूप्रिंट। वो स्टूडेंट से पूछता है कि क्या ये एक वैल्यूएबल आइटम है। स्टूडेंट कहता है कि इसमें हाई स्पेक्स हैं, जिसका कोई ऑब्वियस कारण नहीं है और कोई भी इसे बना या यूज नहीं कर सकता। ये सिर्फ ट्रैश है। लेकिन किम्हो इसे इंटरेस्टिंग फाइंड करता है और पूछता है कि क्या ये इसे ले सकता है। वो इसे मुफ्त में लेने में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो 1000 पॉइंट्स के लिए एक हीट कैटलिस्ट रिएजेंट खरीदता है। स्टूडेंट इंप्रेस्ड नहीं है क्योंकि रिएजेंट उतना इनक्रेडिबल नहीं है जितना लगता है, लेकिन मैजिकल इंजीनियरिंग में किसी के पास कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते। वो आखिरकार क्यूब के बदले में इसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो किम्हो को इसके बारे में किसी को ना बताने के लिए कहता है। किम्हो अग्री कर जाता है। वो स्टूडेंट को ट्रैश का ट्रेड करके 1000 पॉइंट्स बचाते हुए जश्न मनाते हुए सुन सकता है और ये अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन किम्हो के लिए क्यूब ट्रैश नहीं है, ये वास्तव में प्लेसमेंट एग्जाम में मिड टियर या उससे ऊपर रैंक करने में उसका एक सब क्वेस्ट है।
इस क्यूब को रिट्रीव करने में वो एक चेन क्वेस्ट ट्रिगर करता है, जिसमें उन सभी को पूरा करने पर उसे फाइनल रिवॉर्ड मिलता है, एक एस रैंक आइटम जिसे क्यूब ऑफ लाइफ कहा जाता है। लेकिन किम हो ने ये गेम पहले भी खेला है और काउंटलेस एस रैंक हीरोज को रेस किया है। ये स्वाभाविक है कि वो कई एस रैंक आइटम्स प्राप्त करने में शॉर्टकट जानता है और क्यूब उससे अलग नहीं है। अपनी प्लानिंग के लिए वो पहले मैना ट्रेनिंग रूम में जाता है, फिर एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करके वो अपनी मैजिकल इंजीनियरिंग स्किल की रैंक को बी से एस तक बढ़ाता है। 1 मिनट में उसे क्यूब को इसके एस रैंक वर्जन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉन्फ़िगर करना होगा। 1 मिनट के बाद मैजिकल इंजीनियरिंग स्किल बी रैंक पर वापस आ जाती है और वो इसे फिर से रैंक करने से पहले 1 घंटे का कूल डाउन होता है। बी रैंक स्किल के साथ क्यूब को कॉन्फ़िगर करने का कोई सेंस नहीं है, इसीलिए वो कूल डाउन पीरियड का यूज मेडिटेट करने और अपने कोर को रिफाइन करने के लिए करता है। इस प्रोसेस को रिपीट करने में वो एस्टिमेट करता है कि क्यूब को पूरा करने में उसे 3 दिन लगेंगे। उसे ये फ्राइडे से पहले करना होगा क्योंकि कुछ ऐसा होगा जिसके लिए क्यूब ऑफ लाइफ की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रेनिंग रूम में पूरी रात बिताने के बाद किम हो अगले दिन क्लासेस में जाने की तैयारी करता है। उसे यूएन पहले से ही वहां मिलती है। वो कहती है कि वो जल्दी उठ गई थी। किम हो हयान वू को देखता है जब यूएन उसे पोक करती है। जल्दी उठने का कारण यह है कि उसने किम हो के लिए कुकीज बेक की थी। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगा और आगे तो और मजा आने वाला है। अगला वीडियो मिस मत करना। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना।